लास्ट क्लास में केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर में जनरल बातें हमने कर ली थी, है ना। जनरल बातें मतलब रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकालते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन से मैंने बताया था दो फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सा, टेम्परेचर और कॉन्सेंट्रेशन। किसी भी रिएक्शन का रेट कॉन्सेंट्रेशन के साथ कैसे वैरी करता है ये कौन बताता है, रेट लॉ एक्सप्रेशन, है ना। यानी डिपेंडेंस ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ एनी स्पीशीज टेकिंग पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, जिस इक्वेशन से बताया जाता है उस इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, रेट लॉ एक्सप्रेशन। और इसको पता करने का सिर्फ और सिर्फ एक तरीका है, एक्सपेरिमेंटल। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंटली बताया जाएगा कि रिएक्शन का रेट डबल होगा या ट्रिपल होगा कंसंट्रेशन को कितने टाइम्स करने पर, तो उससे आपको रेट लॉ एक्सप्रेशन मिल जाता है ना। तो जनरल बातें की थी, आज उसी को आगे बढ़ाते हैं, स्पेसिफिक ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस के बारे में बात करेंगे। वी हैव टू टॉक अबाउट जीरो ऑर्डर रिएक्शन। आपके सिलेबस में, नमस्ते, यहाँ क्यों बैठे हैं मैम? पापा, मेरे पापा हैं। हाँ तो ये डिजिटल का हाथ कैसे जल्दी हुई दिखा रही है। अच्छा सर से बात कर लिए हैं आप, ठीक ठीक है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या बताएगा, मतलब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से रिलेटेड बात करें। हमारे सिलेबस में जो ऑर्डर है वो कौन कौन सा है, जीरो और फर्स्ट ऑर्डर। इसी से जो क्वेश्चंस आते हैं वो मैक्सिमम आते हैं। अदर देन जीरो और फर्स्ट ऑर्डर आपको सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर या nth ऑर्डर के बारे में डिटेल्स में कुछ नहीं पूछा जाता है। क्वेश्चन कई तरह के होते हैं। एक टाइप का क्वेश्चन होता है जिसमें आपको कुछ डेटा दिया होता है, उससे आपको प्रेडिक्ट करना है किस ऑर्डर का रिएक्शन है। कुछ डेटा दिया हुआ है क्वेश्चन में और उससे पता करना है कि रिएक्शन का ऑर्डर क्या है। ये एक टाइप का क्वेश्चन है। जब इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे तो वहां पे आपका आंसर जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर कुछ भी हो सकता है। लेकिन बाकी जो डिटेल्स की बात होती है, डिटेल्स की आप उसका हाफ लाइफ कैलकुलेट करो या फिर ग्राफ बनाओ, ये सारी बातें जो होती है वो कहां से आती हैं, जीरो और फर्स्ट ऑर्डर से। 90% टाइम जीरो और फर्स्ट ऑर्डर से ही आती हैं, ठीक है ना। सेकेंड ऑर्डर या उसके ऊपर के ऑर्डर की नहीं पूछी जाती है, ठीक है। तो हमें बेसिकली जो डिटेल में पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स और फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, ठीक है। जीरो ऑर्डर से स्टार्ट करते हैं। अगर हमारे पास कोई रिएक्शन हो रहा है, ए गिव्स प्रोडक्ट टाइप, ए गिव्स प्रोडक्ट टाइप मतलब हमारे पास कोई रिएक्टेंट है ए, उस पर रिएक्शन करा के प्रोडक्ट बन रहा है। अब वो प्रोडक्ट एक बन रहा है, दो बन रहा है, चार बन रहा है, उससे मतलब नहीं है। रिएक्टेंट क्या है, एक, और इससे क्या बन रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है। तो ए गिव्स प्रोडक्ट टाइप कोई रिएक्शन है और अगर ये रिएक्शन जीरो ऑर्डर है, इसका क्या मतलब हुआ, मतलब ए के कॉन्सेंट्रेशन पे रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड नहीं कर रहा है। तो इसका जैसे ही बोल दिया जीरो ऑर्डर रिएक्शन, इसका रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या हम बना सकते हैं, R इज इक्वल टू के ए रेस टू जीरो, R इज इक्वल टू के ए रेस टू जीरो। ये क्या हो गया, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का रेट लॉ एक्सप्रेशन, ठीक है। इससे क्या पता चल रहा है कि ए के कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाने या घटाने से रिएक्शन के रेट को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है ना। यानी रेट ऑफ रिएक्शन किसके बराबर हो रहा है, रेट कांस्टेंट के बराबर ही है। ए रेस टू जीरो का क्या मतलब, ए का कॉन्सेंट्रेशन कुछ भी हो उस पे पावर जीरो आ गया, मतलब वैल्यू क्या हो गई, 1। यानी रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन रेट कांस्टेंट के बराबर ही होगा। रेट ऑफ रिएक्शन डू नॉट डिपेंड ऑन कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये बात समझ में आती है क्या, कि रिएक्शन का रेट रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड नहीं कर रहा है। बहुत क्लियरली दिख रहा है, क्यों, क्योंकि ए रेस टू जीरो है, यानी रिएक्शन का रेट चेंज नहीं होगा ए के कंसंट्रेशन को बढ़ाने या घटाने से, ठीक है। अच्छा एक बार बताओ, कोई रिएक्शन करा रहे हो तो समय के साथ ए का कॉन्सेंट्रेशन चेंज होगा या नहीं होगा, होगा ना। ए का कॉन्सेंट्रेशन कम होगा ये तो तय है, लेकिन ए के कॉन्सेंट्रेशन को कम होने से क्या रिएक्शन का रेट अफेक्ट होगा, नहीं। यानी समय के साथ ए तो कम हो रहा है लेकिन रिएक्शन का रेट चेंज नहीं हो रहा है। समझ आ रही बात। तो A will decrease with time but will not affect the rate of reaction। तो रेट और A के बीच में कैसा ग्राफ बनेगा, रेट ऑफ रिएक्शन और A के बीच में हॉरिजॉन्टल, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। यानी A का कॉन्सेंट्रेशन चेंज करने पे ठीक है, यानी ए का कॉन्सेंट्रेशन चेंज करने पे रिएक्शन का रेट कोई चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो रेट ऑफ रिएक्शन विल नॉट चेंज। रेट और टाइम के बीच का ग्राफ कैसा होगा, समय के साथ ए का कॉन्सेंट्रेशन तो चेंज होगा, पर ए के कॉन्सेंट्रेशन के चेंज होने से क्या रेट चेंज होता है, बिल्कुल भी नहीं। तो ये ग्राफ कैसा होगा, अगेन ऐसा ही ग्राफ होगा, ए कम होगा, समय के साथ क्या होगा, ए कम होगा, लेकिन ए कम होने से रेट अफेक्ट
नहीं हो रहा है, तो रेट और टाइम का ग्राफ भी कैसा होगा, बिल्कुल वैसा ही होगा। समझ आई बात? तो एक बात तो तय है कि जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स है, तो एक ही कंसेंट्रेशन को बढ़ाए बढ़ाओ रेट चेंज नहीं होगा, जैसे जैसे रिएक्शन आगे बढ़ेगा रेट ऑफ रिएक्शन चेंज नहीं होगा। लेकिन जैसे जैसे रिएक्शन आगे बढ़ेगा ए का कॉन्सेंट्रेशन तो चेंज होगा। तो रिएक्शन शुरू हुआ, मान लो ए का कॉन्सेंट्रेशन एट द स्टार्ट मान लो 5 मोल्स पर लीटर है, 5 मोल्स पर लीटर है ना, टी इक्वल 0 पे। अब आपसे बोल रहा है कि 5 सेकंड बाद ए का कॉन्सेंट्रेशन कितना हो गया, है ना, ए का कॉन्सेंट्रेशन कितना हो गया। तो 5 सेकंड के बाद ए का कॉन्सेंट्रेशन चेंज तो होगा, पर वो कॉन्सेंट्रेशन कितना हो गया ये आपको बताना है। तो जब भी टाइम के साथ कॉन्सेंट्रेशन को रिलेट करना है तो वहां पे क्या बनाना पड़ता है हमको, इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन। क्या बताना होता है, इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन। समझ में आई बात? जब भी टाइम को और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट या प्रोडक्ट को रिलेट करना है तो वहां पे आपको क्या चाहिए, इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन, है ना। ये क्या है, रेट लॉ एक्सप्रेशन। रेट लॉ एक्सप्रेशन रेट को कंसंट्रेशन के साथ रिलेट कर रहा है, लेकिन जब भी कंसंट्रेशन को टाइम के साथ रिलेट करना है कि टी इक्वल टू 0, शुरू में इतना था 10 मिनट के बाद कितना रह जाएगा, है ना, या फिर शुरू में इतना था अब कंसंट्रेशन इतना हो गया तो इसको होने में कितना टाइम लगेगा। मतलब कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, टाइम और कंसंट्रेशन रिलेट हो रहा है। तो जब भी टाइम और कंसंट्रेशन को रिलेट होना है तो व्हाट इज नीडेड इज इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन। समझ आ गई बात? तो अब हम लिखेंगे इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन। बहुत सिंपल सा होता है इंटीग्रेटेड, ये स्टेप्स है समझना। चाहे जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर दो जगह आपको बताऊंगी, सेकेंड थर्ड जो भी लिखना होगा सेम तरीका होगा, है ना। एक तो रेट लॉ एक्सप्रेशन कैसे आएगा भाई, जीरो ऑर्डर है तो r इक्वल टू के ए रेस टू 0, फर्स्ट ऑर्डर है तो r इक्वल टू के ए रेस टू 1, सेकंड ऑर्डर है तो r इक्वल टू के ए रेस टू 2, थर्ड ऑर्डर है तो के ए रेस टू 3। ये तो आता ही आपको, है ना, रेट लॉ एक्सप्रेशन। इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखने का क्या मतलब हुआ समझना। एक तो हमने लिखा कि ये एक इस प्रोडक्ट टाइप कोई रिएक्शन है तो रेट क्या होगा, के ए रेस टू 0, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। दूसरा, इसी रिएक्शन के रेट को अगर हमको डीए बाई डी के टर्म्स में लिखना है तो हम क्या बोलेंगे, रेट इक्वल टू माइनस डीए बाई डी। ये तो होगा, ए का कोएफिशिएंट कितना है 1, है ना, तो -1/1 डीए बाई डी। तो रेट लिखने का एक दूसरा तरीका है माइनस डीए बाई डी। ये दोनों ही तरीके हैं रेट लिखने के, ये पहले सीखा था, ये रेट लॉ एक्सप्रेशन से। ये दोनों बातें सेम ही है, तो क्या इन दोनों इक्वेशंस को हम इक्वेट कर सकते हैं, इक्वेट कर सकते हैं। तो हमने क्या लिखा, के ए रेस टू 0 इक्वल टू माइनस डीए बाई डी। एग्रीड? ठीक है, के ए रेस टू 0 मतलब क्या, 1 ही हो गया, है ना। तो अब क्या हो जाएगा, माइनस डी ए इक्वल टू के डी टी या डी ए इक्वल टू माइनस के डी टी लिख सकते हैं क्या, डी ए इक्वल टू माइनस के डी टी, यहां तक चलेगा। मतलब रेट लिखने के दो तरीके हैं, एक रेट लॉ एक्सप्रेशन और दूसरा डीए बाई डी टी के टर्म्स में। इन दोनों, जब भी आपको इंटीग्रेटेड रेट लॉ लिखना है तो आप इन दोनों इक्वेशंस को क्या करोगे, इक्वेट करोगे। इक्वेट करके सिमिलर टर्म्स को एक साइड ले जाओगे, जैसे यहाँ पे ए वाले टर्म, यहाँ ए वाला टर्म क्या हो गया, 1 हो गया। अगर ए वाला टर्म होता 1 नहीं होता तो ये क्या होता, डिनोमिनेटर में चला जाता। तो सिमिलर टर्म्स को सेम साथ ले जाते और उसके बाद क्या करते, इसको इंटीग्रेट करेंगे। क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। तो डी इक्वल टू माइनस के डी टी को हमने इंटीग्रेट किया। ए को कहां से कहां तक इंटीग्रेट करेंगे, शुरू में ए का कॉन्सेंट्रेशन इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन से फाइनल तक, शुरू के ए की कॉन्सेंट्रेशन को क्या बोलते हैं, ए नॉट, और फाइनल कॉन्सेंट्रेशन यानी एट एनी टाइम टी, उसको ए बोल दो या ए टी बोल दो, कहीं कहीं ए लिखा होता है कहीं कहीं ए टी लिखा होता है ना। तो ए नॉट से लेकर के ए टी तक, है ना, एट इनिशियली ए नॉट एंड टी इक्वल टू, मतलब जितने देर के बाद निकालना उस समय आप उसको ए बोल दो या ए टी बोल दो, एक ही बात है ना। तो ए नॉट से ए टी तक इसको हम इंटीग्रेट करेंगे। टाइम कहां से कहां तक, 0 से टी तक, टाइम हो गया 0 से टी तक, के कांस्टेंट है बाहर आ गया, तो ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रल ऑफ डी ए क्या हो जाएगा, ए, है ना, और इंटीग्रल ऑफ के तो बाहर हो गया, इंटीग्रल ऑफ टी टी टी, है ना। तो टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, और वहां पे भी ए फाइनल माइनस ए इनिशियल, इंटीग्रेट कर दिया हमने। तो ए फाइनल कितना है, ए टी, और ए इनिशियल क्या था, ए नॉट। तो ए टी माइनस ए नॉट इक्वल टू माइनस के टी माइनस 0, टी माइनस 0 क्या हो जाएगा, टी, तो माइनस के टी। ये जो इक्वेशन आया है इसी को हम क्या बोलते हैं, इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन। क्या बोलते हैं इसको, इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन। रेट लिखने के दो तरीके हैं, है ना, एक तो रेट लॉ एक्सप्रेशन और दूसरा डीए बाई डी टी के टर्म्स में। उन दोनों इक्वेशंस को इक्वेट कर देना है, इक्वेट करके सिमिलर टर्म्स को एक साइड ले जाएंगे, उसको इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेट करने पे जो इक्वेशन आता है उसको हम बोलते हैं इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन, एंड दिस एक्सप्रेशन गिव्स रिलेशन बिटवीन टाइम एंड कॉन्सेंट्रेशन।
कितने देर में कॉन्सेंट्रेशन यहां से यहां पहुंचा, या इतने देर में कॉन्सेंट्रेशन कहां से कहां पहुंचा। टाइम और कॉन्सेंट्रेशन को जब भी रिलेट करना है तो आपको यही एक्सप्रेशन चाहिए, जिसको हम क्या बोलते हैं, इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन। तो एट एनी टाइम टी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ए नॉट है, तो टी टाइम के बाद कितना कॉन्सेंट्रेशन ए का बच गया, ए का कितना कॉन्सेंट्रेशन बच गया, वो क्या होगा, ए नॉट माइनस के टी, है ना। तो एनी एटी क्या है, कंसेंट्रेशन लेफ्ट आफ्टर टाइम टी, ए कितना बच गया, यानी ए कितना रिएक्ट हो गया, ए नॉट माइनस एटी, ए नॉट माइनस एटी क्या हो गया, रिएक्ट हो गया, बच कितना गया, एटी। तो एट टाइम टी ए का कॉन्सेंट्रेशन कितना बचा, ए नॉट माइनस के टी। दिस इज इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन। ये आपको याद होना चाहिए, किसके लिए, जीरो ऑर्डर के लिए। आपको मैं बार बार बोल रही हूँ, क्वेश्चन कहां से आता है, जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर से। तो जीरो ऑर्डर के लिए इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन एटी इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी, एटी इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी। टी क्या है, टाइम, ए नॉट क्या है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, ग्राफ की बात करें, अगर आपसे पूछा जाए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ए क्या है, रिएक्टेंट विथ टाइम, समय के साथ ए का कॉन्सेंट्रेशन चेंज होगा, चेंज होगा, तो घटेगा कि बढ़ेगा, कम होगा। तो कैसे घट रहा है, लीनियरली घट रहा है कि एक्सपोनेंशियली, लीनियरली भाई। एटी इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी, है ना। तो ये क्या आपका y और ये क्या हो गया आपका x, ये क्या हो गया, इंटरसेप्ट ए नॉट से शुरू होगा और स्लोप क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ के। तो नेगेटिव स्लोप होगा, स्लोप कितना होगा, माइनस ऑफ के। ठीक है, इट इज अ स्ट्रेट लाइन विद नेगेटिव स्लोप। ठीक है, तो समय के साथ ए का कॉन्सेंट्रेशन घटेगा, कैसे घट रहा है, इक्वेशन लीनियर इक्वेशन है तो लीनियरली घट रहा है, और नेगेटिव स्लोप होगा, स्लोप की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस ऑफ के। ठीक है ना, इंटरसेप्ट ए नॉट इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन से शुरू हो रहा है। इस टाइम के करस्पॉन्डिंग ये क्या बता रहा है, इस समय क्या हो गया, ए पूरा खत्म हो गया, यानी रिएक्शन एंड हो गया, रिएक्शन एंड हो गया। तो इस टाइम को क्या बोलते हैं, नहीं, इस टाइम को बोलते क्या है, लाइफ टाइम ऑफ रिएक्शन। लाइफ टाइम ऑफ रिएक्शन यानी इसके करस्पॉन्डिंग जो टाइम होगा उस टाइम पे रिएक्शन क्या हो गया, पूरी तरह से स्टॉप हो गया, दैट इज लाइफ टाइम ऑफ रिएक्शन। ठीक है, थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस ऑफ के। ठीक है, वो स्लोप आ जाएगा। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन। हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन निकाला है, कितने देर में रिएक्शन आधा हो गया, तो भाई हमारा अगेन क्या है, टाइम निकालना है, टाइम निकालना है, कॉन्सेंट्रेशन दिया है ए नॉट से ए नॉट बाई 2 होना है, तो इतने चेंज के लिए कितना टाइम लगेगा तो आपको क्या चाहिए, इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन, है ना। यानी टी हाफ टाइम के करस्पॉन्डिंग ए कितना हो जा रहा है, हाफ। हाफ लाइफ का मतलब कितने देर में रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन आधा हो गया, मतलब 5 मोलर सॉल्यूशन लिया था तो कब उसका कॉन्सेंट्रेशन 2.5 मोलर हो गया, ये क्या है, हाफ लाइफ। समझ में आ गई बात। तो फाइनल कॉन्सेंट्रेशन ए का कितना हो गया, ए नॉट बाई 2, ये फाइनल कॉन्सेंट्रेशन। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन क्या है, ए नॉट। बस इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन में आप इसको रख लीजिए, ये तो था ए इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी। एक जगह क्या रखना है आपको, ए नॉट बाई 2, एक जगह ए नॉट बाई 2 रख दोगे तो आपको टी हाफ की वैल्यू आ जाएगी, क्या आ जाएगी टी हाफ की वैल्यू, ए नॉट बाई 2 के, ए नॉट बाई 2 के। ठीक है, तो ये अगेन आपको याद रखना है, याद रखना है, क्योंकि आपके एग्जाम में कमी होती है, किस चीज की कमी होती है, समय की, समय की ही कमी होती है, बाकी दिमाग तो आप सबके पास खूब है। समय दे दिया जाए अनलिमिटेड तो कोई बेवकूफ थोड़ी है, सब कर ही लोगे जैसे तैसे। तो समय की कमी होती है, तो समय को कैसे कहां से सेव कर सकते हैं उसके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप जीरो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स से जो सीधे सवाल आते हैं उसके लिए आपको टाइम खराब ना हो, आप देखियो और तुरंत आपको आंसर है, यहाँ पे आप टाइम सेव कर सकते हो। मोस्टली जेईई मेन के पेपर में या नीट के पेपर में स्ट्रेट क्वेश्चंस आते हैं केमिकल काइनेटिक्स के, ठीक है ना। तो स्ट्रेट क्वेश्चन अगर इस पार्ट से आ गया, इफ यू आर लकी, तो आपको सीधा आंसर आना चाहिए। तो टी हाफ इज ए नॉट बाई 2 के, ठीक है। वैलिड फॉर, ध्यान से सुनना, दिस इज वैलिड फॉर ए गिव्स प्रोडक्ट टाइप रिएक्शन। ए गिव्स प्रोडक्ट टाइप रिएक्शन 99% केसेस में ऐसा ही क्वेश्चन आता है, ए गिव्स प्रोडक्ट टाइप। यानी ज्यादातर क्वेश्चन में तो आपका ये इक्वेशन वैलिड हो जाएगा, या जो इंटीग्रेटेड रेट लॉ मैंने बताया ये वैलिड हो जाएगा, पर कभी कभी गड़बड़ होगा, 100 में से एक बार ट्विस्ट दे देगा और वहां पे आपका ये एक्सप्रेशन वैलिड नहीं होगा। तो इस ट्विस्ट को भी डिकोड करेंगे कि क्यों गड़बड़ होता है ना। लेकिन 99% टाइम्स इससे काम हो जाएगा आपका, है ना। उस ट्विस्ट को डिकोड जब करेंगे तो वहीं पे इसका तोड़ भी देख लेंगे कि हम इसमें क्या इंप्रूवमेंट कर दें कि हमेशा वैलिड हो जाए, वो भी चेक कर लेंगे, ठीक है ना। खैर, लाइफ टाइम ऑफ रिएक्शन अगर निकालना है तो कितने देर में रिएक्शन पूरा खत्म हो गया,
रिएक्शन पूरा खत्म हो गया, यानी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए कितना हो गया, 0। कंसेंट्रेशन ऑफ ए कितना हो गया, 0, तो ए बिकम 0। अगेन रखिए एक्सप्रेशन आपका वही है, इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन, ए इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी। तो ए की वैल्यू क्या हो गई, 0, तो टी हाफ क्या हो जाएगा, ए नॉट बाई के, ए नॉट बाई के। तो लाइफ टाइम क्या हो जाएगा, ए नॉट बाई के। मतलब समझ में आ रहा है क्या, जीरो ऑर्डर रिएक्शन को पूरा खत्म होने में टाइम कितना लग रहा है, ए नॉट बाई के। जीरो ऑर्डर रिएक्शन का 50% कराने में टाइम कितना लग रहा है, ए नॉट बाई 2k। अब ध्यान से देखना, इधर हमारे पास कोई सब्सटेंस है ए, समय के साथ 100 से 50 हुआ उसका कंसेंट्रेशन, 50 से 0 हुआ, 100 से 50 हुआ मतलब 50%, 50 से 0 हुआ मतलब नेक्स्ट 50%। पहला 50% कराने में ये जो टाइम लग रहा है, इसी टाइम को हम क्या बोलते हैं, टी हाफ। 100 से 50 होने के टाइम को हम क्या बोलते हैं, टी हाफ। ये टाइम कितना हमने कैलकुलेट किया, ए नॉट बाई 2k। ये तो कंप्लीट निकाला था हमने, ए नॉट बाई 2k, ठीक है। और 100 से 0 जाने वाले टाइम को हम क्या बोल रहे थे, लाइफ टाइम। वो कितना है, ए नॉट बाई के, ए नॉट बाई के। यहां से यहां तक जाने में ए नॉट बाई 2k, यहां से यहां तक जाने में ए नॉट बाई के। तो 50 से 0 जाने में कितना लगा, ए नॉट बाई 2k ही लगा, ए नॉट बाई 2k ही लगा। तो इसका क्या मतलब हुआ कि चाहे पहले 50% रिएक्शन को कराएं, चाहे अगले 50% रिएक्शन को कराएं, टाइम क्या लग रहा है, बराबर लग रहा है। मतलब जब रिएक्शन शुरू हुआ होगा, मान लो कॉन्सेंट्रेशन क्या 100 मॉलिक्यूल्स ले लिए, मान लो जब रिएक्शन शुरू कराया था तो 100 मॉलिक्यूल्स थे कंटेनर में, ठीक है। तो 100 से 50 होने में रिएक्ट तो 50 मॉलिक्यूल ही किए, तो 100 से 50 होने में 50 मॉलिक्यूल्स रिएक्ट किए, है ना। तो टाइम कितना लगा, ए नॉट बाई 2k। 50 से 0 होने में भी 50 मॉलिक्यूल्स ही रिएक्ट किए, टाइम कितना लगेगा, उतना ही, ए नॉट बाई 2k। क्यों, क्योंकि ये जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स है जिसमें इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। मतलब जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स में आप क्या करोगे, यूनिटरी मेथड यूज कर सकते हो। जितने देर में पहला 25% रिएक्शन होगा, अगला 25% यानी 100 से 75 होने में जितना टाइम लगेगा, 75 से 50 होने में वापस उतना ही टाइम लगेगा, फिर उसको 25 होने में फिर उतना ही टाइम लगेगा, फिर 0 होने में वापस उतना ही टाइम लगेगा। समझ में आई बात, यानी इक्वल एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन होने में इक्वल टाइम लगता है। इससे फर्क ही नहीं पड़ता है कि कितने अमाउंट से शुरू किया गया है, बिकॉज रेट इज नॉट डिपेंडिंग ऑन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। समझ में आ गई बात। सो दिस इज जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स, ठीक है। फॉर ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन टाइम रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीशन ऑफ 50% एंड अदर 50% इज इक्वल। तो जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स के क्वेश्चन जैसे ही आपको क्वेश्चन में लिख दिया फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन दिस एंड दिस, आपको समझ जाना है कि हमें इस क्वेश्चन को यूनिटरी मेथड से सॉल्व कर लेना है, ठीक है। उसमें ज्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्वेश्चन दिया है ए गिव्स प्रोडक्ट टाइप कोई रिएक्शन है ना, और मैं बोल दूं यहाँ पे कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, जीरो ऑर्डर। इस क्वेश्चन में डेटा मिसिंग है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, क्योंकि जब तक ये मेंशन नहीं हुआ किस ऑर्डर का रिएक्शन आप आगे नहीं बढ़ सकते हो, के भी नहीं दिया हुआ इसमें, है ना। फॉर ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन ए गिव्स प्रोडक्ट टाइप रिएक्शन है ना। कंसेंट्रेशन ऑफ ए चेंजेस फ्रॉम 100 मोल्स पर लीटर टू 90 मोल्स पर लीटर इन टी टाइम। How much time is needed for 30% completion of reaction? 30% कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लगेगा, 3t लगेगा। 100 से 90, 100 से 90 हो रहा है मतलब कितना परसेंट रिएक्शन हो गया, 10% हुआ। 100 से 90 होना मतलब 10% रिएक्शन हो गया। तो 10% रिएक्शन होने में अगर टी टाइम लग रहा है तो 30% रिएक्शन होने में 3t टाइम्स। डायरेक्ट यूनिटरी मेथड आपको लगा देना है, ठीक है। ये क्वेश्चन है फॉर ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन है, ए गिव्स प्रोडक्ट टाइप रिएक्शन। इट टेक्स 2 मिनट फॉर 50% कंप्लीशन। 2 मिनट में 50% रिएक्शन कंप्लीट हो रहा है। टाइम रिएक्शन रिक्वायर्ड फॉर 33.33% कंप्लीशन। थर्टी 33.33% कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा, बोलो। 1.33 मिनट। आगे सबका कैसे करा, यूनिटरी मेथड से। तो ये तो ठीक है, आंसर आ गया, टिक तो कर लिया।
पेपर में आएगा, अगर बोर्ड के पेपर में, तो क्या यूनिटी मेथड लिख के आओगे? क्या करने वाले हो वहां ये बताओ? फॉर्मूला लिख के आ जाओगे बस? हाँ, पार्शियल मार्किंग तो हो ही जाएगी। क्या करेंगे हम? AT इक्वल टू A0 माइनस KT, AT इक्वल टू A0 माइनस KT, ये आपका फॉर्मूला है ना। यूनिटरी मेथड से तो आ गया, सबका आ गया है ना। अब तरीका क्या है? AT इक्वल टू A0 माइनस KT, आपके क्या होंगे? एक एक्सप्रेशन, इसका AT पहले जो डेटा दिया 50% के लिए, आपको ये पता है, ये भी पता है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पता है, T भी पता है, K नहीं पता है। यहां से आप K निकाल लिए, फिर अगला एक्सप्रेशन में आप K डाले, और फिर आपको टाइम मिल जाएगा। ठीक है ना? क्लियर? तो तरीका समझ में आ गया? K निकालना पड़ेगा, फिर यहां से जो K निकाला, इतना कर दोगे तो उसका समझ में आ जाएगा कि आपको हो गया, काम आता है आपको। ये K निकाल के फिर आप वापस एक एक्सप्रेशन बनाओगे सेम, वहां पे आपको क्या लिखना है? T फाइंड आउट करना है। AT क्या हो गया? 100, सॉरी AT क्या हो गया? 33.33, मतलब 100/3। ये क्या हो गया? 100। 33% का क्या मतलब हुआ? ये 100/3 हो गया, इसको 100 मान लिया। K की वैल्यू आपने निकाल ली है, T आपको आ जाएगा। क्लियर? जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए ग्राफ्स, सारे तरह के ग्राफ जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन से रिलेट करके आ सकते हैं। क्या हो सकता है? एक इस प्रोडक्ट टाइप रिएक्शन है हमारे पास, रेट और ए का ग्राफ कैसा होगा? पैरेलल टू एक्स एक्सिस। हो चुका है ये वाला ग्राफ। रेट और टाइम का ग्राफ, अगेन टाइम के साथ रेट चेंज नहीं होता, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ए और टाइम का ग्राफ, नेगेटिव स्लोप विद अ पॉजिटिव वाई इंटरसेप्ट, है ना। नेगेटिव स्लोप विद अ पॉजिटिव वाई इंटरसेप्ट। स्लोप क्या होगा इसका? -k। ये वाली ग्राफ भी हो चुकी है। tan थीटा क्या होगा? -k। ठीक है। अब आपसे पूछा जाए T12 और A0 का ग्राफ। T12 इक्वल टू A0/2k, है ना। T12 इक्वल टू A0/2k, यानी A0 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। स्ट्रेट लाइन, स्लोप कितना हो जाएगा? 1/2k। स्लोप क्या हो जाएगा? 1/2k। ठीक है, स्लोप हो जाएगा 1/2k। क्लियर? स्ट्रेट लाइन आ जाएगा, स्ट्रेट लाइन विद अ पॉजिटिव स्लोप। क्लियर? यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं? ग्राफ्स कर लेंगे। अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन के एग्जांपल्स के। कभी कभी ऐसा होता है कि आपको कोई रिएक्शन दिया है और वहां पे बताता ही नहीं है कि कौन से ऑर्डर का रिएक्शन है। आपको चाहिए, अगर आपको काइनेटिक्स अप्लाई करना तो आपको पता तो होना चाहिए कि जीरो ऑर्डर की काइनेटिक्स अप्लाई करनी है या फर्स्ट ऑर्डर की या सेकंड ऑर्डर की। तो या तो आपको कुछ इंफॉर्मेशन दिया हो, ग्राफ वाइज दिया हो, डाटा लिख के दिया हुआ, टाइम वाइज कुछ भी दिया हो कि एक ही यूनिट हो जिससे पता चल जाए, है ना। पर आपको कहीं से भी नहीं पता चल रहा है कि कौन से ऑर्डर का है। तो कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं जो एग्जामिनर या जो हम मानते हैं कि आपको पता होना चाहिए कि अगर ये रिएक्शन है तो वो जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स ही फॉलो करता है। अंडरस्टूड? कि अगर ये रिएक्शन दिया है तो आपको मालूम होना चाहिए कि जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स है या फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। जैसे फोटोकेमिकल रिएक्शन अगर कहीं दिया है तो आपको समझ जाना है कि इट इज अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। कहीं कोई रिएक्शन दिया है जहां पे समथिंग प्लस समथिंग इन प्रेजेंस ऑफ लाइट गिव्स समथिंग, ऐसा है, मतलब फोटोकेमिकल रिएक्शन है, लाइट के प्रेजेंस में होने वाला रिएक्शन, तो आपको तुरंत स्ट्राइक कर जाना चाहिए कि जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो होगा। यहाँ पे समझ आ गई बात? जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स यहाँ पे फॉलो होने वाला है। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन या क्लोरीन दोनों में से किसी का भी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाओगे या घटाओगे तो रिएक्शन का रेट ऑफ इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंटल डेटा है। वो सिर्फ किस पर डिपेंड करता है? इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे। मैंने बताया था इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे डिपेंड करते हैं फोटोकेमिकल रिएक्शंस, किसी भी चीज के कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है। तो अगर कहीं फोटोकेमिकल रिएक्शन दिया है तो आपको समझ जाना है जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स है। ठीक है। दूसरा, एंजाइम कैटलाइज्ड रिएक्शन। एंजाइम कैटलाइज्ड रिएक्शन, एंजाइम्स क्या होते हैं? एंजाइम्स क्या होते हैं? कैटलिस्ट, बायो कैटलिस्ट आर कॉल्ड एंजाइम्स। नहीं, हमारे बॉडी के अंदर जो केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं उनको कैटलाइज कराने वाले जो सब्सटेंसेस होते हैं वो क्या होते हैं? एंजाइम्स, है ना। तो एंजाइम कैटलाइज्ड रिएक्शन लिख ही रहा है, एंजाइम कैटलाइज्ड, यानी एंजाइम्स क्या हो रहे हैं? बॉडी के अंदर जो रिएक्शंस हो रहे हैं उनको क्या कर रहे हैं? कैटलाइज कर रहे हैं। तो जितने भी एंजाइम कैटलाइज्ड रिएक्शंस होते हैं वो जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करते हैं। समझ आई बात? समझो कि हमारी बॉडी में पेट के अंदर डाइजेशन का काम कर रहा है कोई एंजाइम, डाइजेशन का काम कर रहा है ना।
आप कभी खाना नहीं खाते हो तो गुड़गुड़ क्यों होने लगती है? रिएक्टेंट नहीं डाला तो एंजाइम को काम ही नहीं करना चाहिए, गुड़गुड़ नहीं होनी चाहिए, भूख नहीं लगनी चाहिए, वो एंजाइम अपने स्पीड से काम कर रहा है ना। अब कभी खाना बहुत ज्यादा खा लिया तो क्या रिएक्शन की रेट बढ़ जाती है अंदर? नहीं, इसीलिए क्या हो जाता है? इनडाइजेशन, है ना। रेट, अपनी रेट से ही रिएक्शन हो रहा है, एंजाइम कैटलाइज्ड रिएक्शन अपनी रेट से ही होगा, ज्यादा खाने से या कम खाने से रेट ऑफ रिएक्शन को फर्क नहीं पड़ेगा। समझ में आ गई बात? ज्यादा खाएंगे तो इंडाइजेशन होगा, कम खाएंगे तो फटाफट डाइजेस्ट होने के बाद वापस भूख लग जाएगी, ठीक है ना। तो एंजाइम कैटलाइज्ड रिएक्शंस आर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। अगर वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होते तो क्या होता? खाना नहीं खाते तो डाइजेशन नहीं होता, तो भूख भी नहीं लगती, फर्क ही नहीं पड़ता है ना। ज्यादा खा लिए तो फटाफट डाइजेशन हो जाता, वापस भूख लग जाती, है ना। तो इसलिए भगवान ने बनाया है कि हमारे बॉडी के अंदर जो रिएक्शंस हो रहे हो कैसे हैं? जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स। कोटा में उल्टा होने लगा है, क्यों भाई? क्या होने लगा है ऐसा? नहीं खाते तो भी भूख नहीं लगती है और खा लेते तो भूख लगती है, ऐसा सही है। स्पेशल जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स मतलब ऐसा काइनेटिक्स जहां पे वो जो नॉर्मल वाला इक्वेशन फॉलो नहीं स्यूडो नहीं, 99% केसेस में बताया था ये इक्वेशंस वैलिड है, तो वो 1% रिएक्शंस जहां पे इक्वेशंस वैलिड नहीं होंगे, जैसे ए टी इज इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी, ये इक्वेशन हुआ, या टी हाफ इज इक्वल टू ए नॉट बाई 2 के, ये इक्वेशन हुआ। ये 100 में से 99 बार तो ये इक्वेशन आपका लगेगा, आपका आंसर सही आ जाएगा, पर एक बार ऐसा होगा कि आपने इक्वेशन तो यही लगाई जो हर बार लगा रहे थे, लेकिन आपका आंसर सही नहीं आया, तो वो गड़बड़ कहाँ होगी? वो गड़बड़ होगी कब? जब आपको इस टाइप का कोई रिएक्शन दिया होगा, 3A गिव्स प्रोडक्ट टाइप रिएक्शन। पहले क्या दिया था? A गिव्स प्रोडक्ट, अब क्या हो गया? 3A 2A 5A कुछ भी, मतलब कोएफिशिएंट जो रिएक्टेंट का है वो 1 नहीं है, रिएक्टेंट का जो कोएफिशिएंट है वो 1 नहीं है, कुछ और है ना। तो जब भी 3A गिव्स प्रोडक्ट टाइप रिएक्शन होगा तब क्या होगा? अब सपोज ये रिएक्शन दे दिया, वो बोल दिया कि R इज इक्वल टू के ए रेज टू 0, इससे क्या पता चल गया हमको? कि ये जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो कर रहा है, ये पता चल गया। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन बोल दिया ए नॉट है, तो आपको फाइंड करना है कि टी टाइम के बाद ए का कॉन्सेंट्रेशन कितना रह गया, मतलब इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन बताना है, और दूसरा आपको क्या बताना है? टी हाफ का एक्सप्रेशन निकालना है, ठीक है। तो नॉर्मली अगर हम देख रहे थे तो हमको इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन हमको याद था, क्या था? ए वॉज ए नॉट माइनस के टी, ए वॉज ए नॉट माइनस के टी, पर यहां पे ये एक्सप्रेशन वैलिड नहीं होगा, यहाँ पे आप डायरेक्टली a इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी नहीं बोल सकते हैं, ऐसा लगाएंगे तो आपके आंसर्स गलत आएंगे, जो हमेशा सही आ रहे थे अभी तक बाकी क्वेश्चंस में। इस क्वेश्चन पे इसको लगाओगे तो आंसर आपका गलत आएगा। अब गलत आने का कारण क्या हुआ भाई? ये एक्सप्रेशन हमने जो डिराइव किया था वो कैसे डिराइव किया था? दो इक्वेशन को इक्वेट करके, एक तो रेट लॉ एक्सप्रेशन था r इक्वल टू के ए रेज टू 0, और दूसरा क्या था? डीए बाई डी टी, आर इक्वल टू डीए बाई डी टी के टर्म्स में जब लिखेंगे तो यहाँ पे डीए बाई डी टी के टर्म्स में लिखेंगे तो क्या होगा? -1/3 डीए बाई डी टी। जब ए गिव्स प्रोडक्ट था तो माइनस डीए बाई डी टी, और यहाँ पे क्या लिखेंगे? -1/3 डीए बाई डी टी। डिफरेंस समझ में आ रहा है? तो ये जो टर्म नया आया है ये गड़बड़ क्रिएट कर रहा है। जब उसका कोएफिशिएंट 1 है तो डीए बाई डी टी था, जब उसमें कोई कोएफिशिएंट आ गया तो वो कहां गया? डिनोमिनेटर में आ गया। अब इन दो इक्वेशंस को आप इक्वेट करोगे, यानी के ए रेज टू 0 इज इक्वल टू -1/3 डीए बाई डी टी, ये तो 0 हो गया, सॉरी ये टर्म क्या हो गया? 1 हो गया, तो क्या हो जाएगा? के डी टी यानी 3 के डी टी, तो डीए इज इक्वल टू -3 के डी टी, ये आ गया इक्वेशन आपका। अब दोनों साइड इक्वेट किया, 3 कांस्टेंट के कांस्टेंट, तो अब आपका इक्वेशन जो बनेगा इंटीग्रेट करने के बाद फाइनली वो क्या बनेगा? a माइनस ए नॉट इक्वल टू -3 के टी, यानी ए नॉट माइनस ए इक्वल टू 3 के टी, ए नॉट माइनस ए क्या आ जाएगा? 3 के टी के बराबर आ जाएगा। तो a इक्वल टू ए नॉट माइनस 3 के टी। डिफरेंस कहां पे आया? ये 3 का एक कोएफिशिएंट आ गया, 3 का एक कोएफिशिएंट आ गया, मतलब हमारा जो एक्सप्रेशन था a इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी, जनरल एक्सप्रेशन जो हमने निकाला था a गिव्स प्रोडक्ट टाइप रिएक्शन के लिए, अब अगर a में कोई कोएफिशिएंट लगाया तो वो कोएफिशिएंट कहां आएगा? k के साथ। उस कोएफिशिएंट को k के साथ चिपका दो बस, जो भी कोएफिशिएंट आपका रिएक्शन में है चुपचाप उस कोएफिशिएंट को क्या करना है? k के साथ चिपका देना है। तो अब आपका एक्सप्रेशन क्या हो गया? ए नॉट माइनस 3 के टी। समझ में आ गई बात? टी हाफ क्या हो जाएगा? ये हमारा इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन बना, तो क्या हो जाएगा? ए नॉट बाई 6 के,
ए नॉट बाई 6 पे, पहले टी हाफ क्या था, ए नॉट बाई 2 के, अब के को क्या लिखेंगे 3 के साथ 3, ये भी पढ़ रहा था छुप के, केमिकल काइनेटिक्स। ए नॉट पता चला कल को वही आके यहाँ पढ़ा रहा है केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है, टी हाफ क्या हो जाएगा, ए नॉट बाई 6 के। ठीक है, मतलब कुल मिला के आपको क्या करना है, जो कोएफिशिएंट है यहाँ पे, इस कोएफिशिएंट को बस के साथ चिपका देना है। ओवरऑल हमने ये कंक्लूड किया। तो अगर हमारे पास कोई जनरल एक्सप्रेशन है एन ए गिव्स प्रोडक्ट टाइप रिएक्शन, तो हमारा इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, ए नॉट माइनस एन के टी, और हमारा टी हाफ क्या हो जाएगा, ए नॉट बाई 2 n के, बस इस n को k के साथ लगा देना है, आ जाएगा। तो हमने उसको जनरलाइज कर दिया, इसलिए जब हमारा कोएफिशिएंट 1 होगा तो n की वैल्यू क्या होगी 1। तो हम ये एक्सप्रेशन याद कर लें, k के साथ n लगा के लिखना है, पर ये n कौन सा है, रिएक्टेंट का कोएफिशिएंट। a गिव्स 5p, ऐसा कोई रिएक्शन है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, किसका कोएफिशिएंट दिखना है, रिएक्टेंट का कोएफिशिएंट, प्रोडक्ट का कोएफिशिएंट नहीं दिखा, इसलिए प्रोडक्ट हम क्या लिख रहे हैं, एक इस प्रोडक्ट टाइप रिएक्शन। अब प्रोडक्ट 1 बन रहा है, 2 बन रहा है, 5 बन रहा है, 10 बन रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, यहां तक कहीं कोई कंफ्यूजन जीरो ऑर्डर में? जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए कुल क्या बातें हमें दिमाग में रखनी है, फटाफट। R इक्वल टू के ए 0, और रेट टाइम पे डिपेंड नहीं करेगा, कॉन्सेंट्रेशन टाइम पे डिपेंड करेगा, टाइम के साथ कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट का कम होगा, लीनियरली एक्सपोनेंशियली लीनियरली। एक टाइम आएगा जब रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन 0 भी हो जाएगा, वो लाइफ टाइम होगा, वो क्या होगा, ए नॉट बाई के, टी आधा होने के लिए ए नॉट बाई 2k। ठीक है, और ए इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी। ठीक है, और n अगर कोएफिशिएंट है तो n के टी। ठीक है, ये इतनी बात आपको दिमाग में रखनी है, किसके लिए, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। ठीक है, नाउ मूविंग टुवर्ड्स फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन मतलब रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, है ना, रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पर डिपेंड कर रहा है। तो अगेन ए गिव्स प्रोडक्ट टाइप रिएक्शन है, तो रेट क्या हो जाएगा, के ए रेज टू 1, यही तो है फर्स्ट ऑर्डर, ए के ऊपर पावर 1, इसलिए क्या हो गया फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंटली पाया गया। अब मुझे सोच के बताना, रेट और ए के बीच का ग्राफ कैसा होगा, रेट वर्सेस कंसंट्रेशन, लीनियर ग्राफ होगा, लीनियर विथ पॉजिटिव स्लोप या नेगेटिव स्लोप, ए जितना ज्यादा होगा रेट उतना ज्यादा होगा, और उसका स्लोप कितना हो जाएगा, के के बराबर, स्लोप विल बी के पासिंग थ्रू ओरिजिन। एग्रीड। तो रेट यानी ए का समय के साथ ए का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा या घटेगा, समय के साथ तो ए का कॉन्सेंट्रेशन घटेगा, जब ए का कॉन्सेंट्रेशन घटेगा तो रेट भी कम होगा। ठीक है, जिस हिसाब से ए का कॉन्सेंट्रेशन घटेगा उसी हिसाब से रेट भी घटेगा, है ना, यानी रेट और ए तो लीनियरली रिलेटेड है ना, लेकिन समय के साथ ए कैसे चेंज होगा ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। समय के साथ ए कैसे चेंज होगा ये इंपॉर्टेंट बात है। समय के साथ ए घटेगा ये तो तय है, पर समय के साथ ए कैसे घटेगा ये, इसके लिए क्या चाहिए हमको, इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन, है ना। समय के साथ ए घटेगा और ए घटेगा तो रेट भी घटेगा। जैसा वेरिएशन ए का टाइम के साथ होगा बिल्कुल वैसा ही वेरिएशन रेट का भी टाइम के साथ होगा, क्योंकि रेट और कंसंट्रेशन क्या है, लीनियरली रिलेटेड है। ये बात समझ में आ रही है। तो जैसा वेरिएशन ए टाइम के साथ शो करेगा सेम वही वेरिएशन आपको रेट और टाइम का भी बताना होगा। ऐसे ग्राफ्स आते डायरेक्टली, तो मतलब रेट और टाइम का डायरेक्ट कोई ग्राफ नहीं है। रेट का ग्राफ है कंसंट्रेशन के साथ और कंसंट्रेशन का ग्राफ है टाइम के साथ। ठीक है, तो जैसा रेट वेरी करेगा कंसंट्रेशन के साथ, या जैसा टाइम कंसंट्रेशन वेरी करेगा टाइम के साथ, सेम वैसा ही रेट भी वेरी करेगा टाइम के साथ। ठीक है, तो ए का कॉन्सेंट्रेशन घटेगा, रिएक्शन का रेट घटेगा, और रिएक्शन का रेट घटेगा तो कैसे, कितने देर बाद कितना बना ये हम निकालेंगे किससे, अगेन इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन से। अगेन आपको प्रोसेस वही होगा, क्या होगा, रेट के दो एक्सप्रेशंस लिखने हैं, एक तो लिखेंगे रेट इक्वल टू के ए और दूसरा के लिखेंगे माइनस डी ए बाई डी टी, रेट इक्वल टू माइनस डी ए बाई डी टी। अब क्या करें, वापस से दोनों को इक्वेट करें, है ना। अब सिमिलर टर्म्स को सेम साइड लाएं, ए के कंसंट्रेशन को सेम साइड लें, तो माइनस डी ए बाई
सॉरी या फिर डीए बाई ए इक्वल टू माइनस के डी टी, डीए बाई ए इक्वल टू माइनस के डी टी। तो हम दोनों साइड इंटीग्रेट करेंगे, डीए बाई ए का इंटीग्रल और इधर डी टी का इंटीग्रल। ठीक है, डीए बाई ए को इंटीग्रेट करेंगे अगेन ए नॉट से ए तक, और डी टी को इंटीग्रेट करेंगे 0 से टी तक। अब बताओ उधर क्या आ जाएगा एल एन ए, और इधर क्या आ जाएगा माइनस के डी टी, सॉरी माइनस के टी, है ना। तो एल एन ए नॉट फाइनल माइनस इनिशियल, यानी एल एन ए माइनस एल एन ए नॉट, एल एन ए माइनस एल एन ए नॉट इक्वल टू माइनस के टी। आ गया क्या, एल एन ए माइनस एल एन ए नॉट इक्वल टू माइनस के टी, यानी एल एन ए इक्वल टू एल एन ए नॉट माइनस के टी। ये क्या है, इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर के लिए क्या था, ए वॉज ए नॉट माइनस के टी, वहां पे क्या था ए वॉज ए नॉट माइनस के टी, यहाँ पे क्या है एल एन ए इज एल एन ए नॉट माइनस के टी। डिफरेंस समझ में आ रहा है, ए इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी जीरो ऑर्डर, एल एन ए इक्वल टू एल एन ए नॉट माइनस के टी, ये क्या है फर्स्ट ऑर्डर। ठीक है, ए इज ए नॉट माइनस के टी जीरो ऑर्डर, एल एन ए इक्वल टू एल एन ए नॉट माइनस के टी क्या है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। वो जीरो ऑर्डर था, ये क्या हो गया फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। याद हो जाएगा, इसको log टू द बेस 10 पे लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 2.303 से पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे, और फिर क्या करेंगे log टू द बेस 10 ए के टर्म्स में लिखना, तो फिर पूरे इक्वेशन को 2.303 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा log a इज इक्वल टू log a नॉट माइनस के टी बाई 2.303। यही तो आएगा, पूरे इक्वेशन को हमने 2.303 से मल्टीप्लाई किया था, और उसके बाद क्या किया हमने 2.303 से डिवाइड कर दिया। पूरे इक्वेशन को नहीं, ln को log 10 में कन्वर्ट करने के लिए 2.303 से मल्टीप्लाई किया था। ठीक है, अब उसके बाद हमने क्या किया, पूरे इक्वेशन को 2.303 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ गया इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन, जो हमें बार बार जरूरत पड़ेगी log टू द बेस 10 के टर्म्स में। क्लियर, याद रहना चाहिए क्या बताएगा ये, टाइम और कंसंट्रेशन के बीच का रिलेशन, है ना। ये इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, ये फाइनल कॉन्सेंट्रेशन, ये रेट कांस्टेंट, और टी क्या है टाइम, जितने देर में ये हो रहा है। ठीक है, अब आपको ग्राफ बनाना है log a वर्सेस टाइम। log a वर्सेस टाइम का ग्राफ कैसा होगा, log a ऑन y एक्सिस एंड टाइम ऑन x एक्सिस। तो ये क्या हो गया आपका y एक्सिस पे, ये क्या हो गया x एक्सिस, तो y इक्वल टू mx, स्लोप क्या हो गया माइनस, और इंटरसेप्ट एक पॉजिटिव इंटरसेप्ट आएगा y एक्सिस पे log a नॉट, है ना log a नॉट। तो नेगेटिव स्लोप होगा, पॉजिटिव इंटरसेप्ट से शुरू होगा y एक्सिस पे, और ऐसा स्लोप होगा। क्लियर, ठीक है। तो log a वर्सेस टाइम का ग्राफ, ध्यान सुनो, log a वर्सेस टाइम का ग्राफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो है बिल्कुल वैसा ही है जैसे जीरो ऑर्डर में किसका ग्राफ था a वर्सेस टाइम का। जो जीरो ऑर्डर में a वर्सेस टाइम का ग्राफ था, बिल्कुल सेम ग्राफ log a वर्सेस टाइम का ग्राफ बनता है किसके लिए फर्स्ट ऑर्डर के लिए। इक्वेशन भी वैसा ही है, वहां पे जो a वाले टर्म्स है यहाँ पे ln a लगा दिया। ठीक है, तो इक्वेशन भी वैसा ही और ग्राफ भी वैसा ही, पर यहाँ पे डायरेक्ट a रिलेट नहीं हो रहा है, log a या ln a रिलेट हो रहा है, ये ध्यान रखेंगे। स्लोप कितना हो जाएगा माइनस के बाई 2.303, माइनस के बाई 2.303, ये हो जाएगा स्लोप। इफ a वर्सेस टाइम इज अ स्ट्रेट लाइन विथ नेगेटिव स्लोप, क्या होगा जीरो ऑर्डर रिएक्शन। और अगर log a वर्सेस टाइम इज अ स्ट्रेट लाइन विथ नेगेटिव स्लोप, इट इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्यों, कभी कभी क्या होता है रिएक्शन पे कोई क्वेश्चन सॉल्व करना है, कोई काइनेटिक्स अप्लाई करनी है, और उसके लिए आपको डेटा जो है वो ग्राफ के फॉर्म में दिया हुआ है। ठीक है, तो आप ग्राफ देके इन्फर करोगे कि कौन से ऑर्डर का रिएक्शन है। ग्राफिकल मेथड होता है इन्फरेंस ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, है ना। तो ग्राफ देख के आप इन्फर कर सकते हो, अगर log a या ln a का टाइम के साथ रिलेशन है स्ट्रेट लाइन विथ नेगेटिव स्लोप मतलब फर्स्ट ऑर्डर, और a का टाइम के साथ स्ट्रेट लाइन विथ नेगेटिव स्लोप है तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, अदर फॉर्म्स ऑफ रेट लॉ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखने के और क्या फॉर्म्स हो सकते हैं। क्या एक्सप्रेशन निकाला था हमने, ln a इक्वल टू ln a नॉट माइनस के टी, है ना, या log a इक्वल टू log a नॉट माइनस के टी बाई 2.303, ये हो गया। अब हमें क्वेश्चन जो पूछा जाता है, मेनली मैंने इंटीग्रेटेड रेट लॉ किस लिए लिखा था, टी और कंसंट्रेशन के बीच में रिलेशन निकालने के लिए। तो एक पर्टिकुलर कितने टाइम के बाद, कितने देर के बाद कॉन्सेंट्रेशन यहां से यहां पहुंच गया, तो आपको टी निकालना है।
तो हम क्या करें, इसी रिएक्शन को रीअरेंज कर ले, टी का इक्वेशन बना ले। इसी रिएक्शन को रीअरेंज करके हम क्या करें, टी का एक्सप्रेशन बना ले। तो हम क्या करेंगे, ये वाला पूरा टर्म इधर ले गए, तो ये वाला टर्म क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा। तो लॉग ए नॉट माइनस लॉग ए हुआ। लॉग ए नॉट माइनस लॉग ए को हम क्या लिख सकते हैं, ए नॉट बाई ए लिख सकते हैं। तो इधर वाला टर्म क्या हो गया, ए नॉट बाई ए। ये वाला टर्म पूरा उधर पॉजिटिव गया था, तो उस पॉजिटिव टर्म में टी को वहां छोड़ दे, बाकी सब इधर ले आए। तो 2.303 बाई के। तो टी का जो एक्सप्रेशन बनेगा वो क्या बनेगा, 2.303 बाई के लॉग टू द बेस 10 ए नॉट बाई ए। अगेन अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पे मोइनली क्वेश्चंस जो आते हैं वो इसी इक्वेशन पे बेस्ड आते हैं, स्ट्रेट इसी इक्वेशन पे बेस्ड आते हैं कि कॉन्सेंट्रेशन इतने से इतना होने के लिए, इतना इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन था, इतने कॉन्सेंट्रेशन से इतना कॉन्सेंट्रेशन होने में कितना टाइम लगेगा, है ना। या फिर आपको इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन और टाइम दिया होगा, आपसे फाइनल कॉन्सेंट्रेशन पूछ लेगा। तो मेनली फर्स्ट ऑर्डर पे जो रिएक्शंस आते हैं वो इसी इक्वेशन पे बेस्ड होते हैं। T इक्वल टू 2.303 बाई के लॉग टू द बेस 10 ए नॉट बाई ए। ए नॉट बाई ए, बस इंपॉर्टेंट क्या है, बहुत बार जो हम गड़बड़ करते हैं उसमें क्या करते हैं, सब याद रहता है। कहां गड़बड़ होता है, ये ऊपर की ये ऊपर, यही गड़बड़ होता है और कुछ गड़बड़ होता ही नहीं इसमें, है ना। तो T इक्वल टू 2.303 बाई के लॉग टू द बेस 10 ए नॉट बाई ए, पहले इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन और नीचे लिखना है आपको फाइनल कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। दूसरा फॉर्म, ये तो T का इक्वेशन बन गया। दूसरा फॉर्म जो लिखना है ln a वाज ln a नॉट माइनस के, इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। ये इधर गया, है ना, ये आ गया एक्सप्रेशन। अब इसको इधर ले जाए तो क्या हो जाएगा, लॉग ए माइनस लॉग ए नॉट इक्वल टू माइनस के टी। इसको क्या लिख सकते हैं, लॉग ए बाई लॉग ए नॉट इक्वल टू माइनस के टी। अब अगर लॉग हटाएं तो ये e टू द पावर माइनस के टी, यानी a बाई ए नॉट इक्वल टू e टू द पावर माइनस के टी, ठीक है ना। यानी a इक्वल टू a नॉट e रेज टू पावर माइनस के टी, एंड दिस इज कॉल्ड एज एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ, है ना, एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, है ना। इंटीग्रेटेड रेट लॉ का क्या है ये, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। a इक्वल टू a नॉट माइनस a नॉट e रेज टू माइनस के टी। a इक्वल टू a नॉट माइनस के टी है तो जीरो ऑर्डर, और a नॉट e रेज टू माइनस के टी है तो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। तो फर्स्ट ऑर्डर का ये भी एक्सप्रेशन है, ये भी एक्सप्रेशन है, और पहले जो लिखा था वो भी एक्सप्रेशन है, सेम ही एक्सप्रेशन है, बस उसको रीअरेंज कर करके अलग अलग तरीके से हम लिख रहे हैं, ठीक है। अब समझना, समय के साथ ये इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है, ये फाइनल कॉन्सेंट्रेशन है। समय के साथ इसको हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, a इज इक्वल टू ए नॉट बाई ई रेज टू के टी लिख सकते हैं, सेम चीज है, ठीक है। ये इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है। जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा e टू द पावर t, ये वाला टर्म बढ़ेगा। कैसे बढ़ रहा है, एक्सपोनेंशियली कि लीनियरली, एक्सपोनेंशियली। डिनोमिनेटर एक्सपोनेंशियली बढ़ रहा है तो पूरा टर्म एक्सपोनेंशियली घटेगा, यानी समय के साथ कंसंट्रेशन ऑफ ए घट रहा है। और कैसे घट रहा है, एक्सपोनेंशियली घट रहा है ना। और जीरो ऑर्डर में लीनियरली घट रहा था, है ना। जीरो ऑर्डर में ए जो है वो लीनियरली घट रहा था, और फर्स्ट ऑर्डर में ए जो है वो एक्सपोनेंशियली घटेगा। एक्सपोनेंशियल फॉर्म से एकदम क्लियर हो गया, ठीक है। हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, हाफ लाइफ निकालना है, कौन सा वाला एक्सप्रेशन यूज करना पड़ेगा, टी वाला। टी इज इक्वल टू 2.303 बाई के लॉग टू द बेस 10 ए नॉट बाई ए, यही एक्सप्रेशन यूज करना है आपको। ए की वैल्यू कितनी रखनी है, ए नॉट बाई 2, है। इस एक्सप्रेशन में ए की वैल्यू आपको क्या रखनी है, ए नॉट बाई 2। तो ए नॉट बाई 2 रखोगे तो ए नॉट से ए नॉट कैंसिल, ऊपर चला जाएगा 2, ठीक है। लॉग 2 की वैल्यू कितनी आएगी, 0.3, 0.3 को 2.303 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0.693, ठीक है। इसलिए अब टी हाफ की वैल्यू क्या आ गई, 0.693 बाई के। भाई ए वाले टर्म्स तो क्या हो गए, कैंसिल हो गए। मतलब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए टी हाफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए टी हाफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करता है, ठीक है। दो चीजें हैं, ध्यान से सुनो अभी, जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर, दो चीजें हैं। एक तो रेट इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करता है, जीरो ऑर्डर कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है, और फर्स्ट ऑर्डर कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करता है ना। और टी हाफ जीरो ऑर्डर का इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करता है, और फर्स्ट ऑर्डर का डिपेंड नहीं करता है।
समझ आई बात? दो अलग अलग चीजें हैं। रेट ऑफ रिएक्शन की बात हो रही है तो वो नाम से ही क्लियर है, जीरो या फर्स्ट, डिपेंड करता है या नहीं करता है। टी हाफ की बात हो रही है तो मेक श्योर जीरो ऑर्डर का टी हाफ कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करता है, लेकिन फर्स्ट ऑर्डर का टी हाफ कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, समझ आई बात? कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है, मतलब हर बार टी हाफ कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है। इसको कैसे डिकोड करोगे? इसको ऐसे डिकोड करोगे आप कि आपने जहां से शुरू किया है वहां से आधा होने में उसको उतना ही टाइम लगता है। मतलब 100 से 50 होने में जितना देर लग रहा है, 50 से कितना होने में उतना ही देर लगेगा, 25। 50 से 25 होने में उतना ही देर लगेगा। जीरो ऑर्डर क्या बोल रहा था? 100 से 50 में जितना देर लग रहा है 50 से जीरो में उतना ही देर लगेगा, ये जीरो ऑर्डर बोलता था। फर्स्ट ऑर्डर क्या बोल रहा है? 100 से 50 होने में जितना देर लग रहा है 50 से 25 होने में उतना ही देर लगेगा, फिर उतना ही देर लगेगा 25 से 12.5, यानी जहां पे है वहीं से आधा होने में उसको उतना टाइम ही लगेगा। ये क्या है? फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। ठीक है, अब मुझे बताओ कि हमारी स्कूटी में पेट्रोल भराते हैं, स्कूटी चल रही है हमारी, है ना? तो जो कंबशन रिएक्शन हो रहा है वो जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो कर रहा है या फर्स्ट ऑर्डर? स्कूटी में मैंने पेट्रोल डलाई 500 रुपए की, है ना? आजकल तो पैसे में ही बात करते हैं, 500 के डलाई की 200 लीटर में तो कोई बात ही नहीं करता है, वैल्यूज बहुत उल्टे सीधे आते हैं, है ना? 3.13 लीटर डालो ऐसा तो बोलेंगे नहीं, है ना भाई? 500 का डाल दे, 400 का डाल दे, 450 का डाल दे, ऐसे ही बोलते हैं। तो मैंने 500 रुपए की पेट्रोल डलाई अपनी स्कूटी में। अच्छी बात यह है कि आजकल स्कूटी में 500 का तेल भी आ जाता है, पहले तो 500 सोच भी नहीं सकते थे। अच्छी बात पेट्रोल पंप वालों के लिए, गवर्नमेंट के लिए, है ना? पहले तो इमेजिन कर पाना भी भारी होता था कि स्कूटी में 500 का तेल। खैर, स्कूटी में मैंने 500 के तेल डला दी, तो अब वो तेल, भाई गाड़ी चला रही हूं मैं, ऑलमोस्ट एक इंसान की अगर स्कूटी है या गाड़ी है तो वो इस एक पर्टिकुलर स्पीड होता है जिसपे वो गाड़ी हमेशा चलती है, मोस्टली एक एवरेज स्पीड होता है जिसपे चलती है। तो मैं बोल रही हूँ कि 500 का तेल डाल दूंगी तो उसको आधा होने में जो टाइम लग रहा है, और कभी मैंने टंकी फुल करा ली तो फुल टंकी से उसको आधा होने में जो टाइम लगेगा, और मान लो कभी पैसे कम ही है, आधी टंकी डलाई तेल, तो अब उसको आधा होने में जो टाइम लगेगा वो क्या बराबर होगा? नहीं। 500 का तेल डालोगे, 500 से 250 होने में जो टाइम लगेगा, 250 से 125 होने में वही टाइम थोड़ी लगेगा, लगेगा क्या? 500 से 250 होने में जो टाइम लगेगा 250 से 125 होने में उतना ही टाइम नहीं लगेगा। जितने देर में 500 से 250 होगा उतने ही देर में 250 से जीरो भी होगा। ये क्या है? जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स। ऐसा थोड़ी है कि टंकी फुल करा लेगी तो हमारा स्कूटी ज्यादा एफिशिएंट हो जाएगा और आधी भराएंगे तो कम एफिशिएंट रहेगा, ऐसा तो नहीं होता है ना। एक एवरेज रेट से वो खर्च हो रहा है और उसी रेट से वो खर्च होता रहेगा। मैंने बोला ना एक पर्टिकुलर आदमी की, कहने का जो मतलब है आप मेरे ख्याल से फील तो समझ गए ना, क्लियर? तो वो क्या हो रहा है? जीरो ऑर्डर, यानी ये दो बातें बहुत अलग अलग है। पहला हाफ और दूसरा हाफ लगने में बराबर टाइम लग रहा है, मतलब जीरो ऑर्डर, और हर बार जितना है उसी का आधा होने में वो क्या है? फर्स्ट ऑर्डर। ठीक है, तो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स जो है वो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है, जितना भी लोगे उसका आधा हो जाएगा। कितने देर में? एक पर्टिकुलर टाइम, इसको हम क्या बोलते हैं? टी हाफ, जो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है, वो सिर्फ रेट कांस्टेंट पर डिपेंड कर रहा है। क्लियर? तो क्या आप फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए यूनिटरी मेथड अप्लाई कर सकते हो? बिल्कुल भी नहीं। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के क्वेश्चंस गलती से भी यूनिटरी मेथड से सॉल्व नहीं करेंगे। तो ये एक्सप्रेशन आपको अगेन ध्यान रखना है, जीरो ऑर्डर के लिए इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड कर रहा है और फर्स्ट ऑर्डर के लिए इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन डिपेंड नहीं कर रहा है। क्या? टी हाफ। ठीक है, लाइफ टाइम ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इनफाइनाइट। इनफाइनाइट लाइफ टाइम निकालोगे तो ए की वैल्यू क्या रखनी है? जीरो। एक्सप्रेशन में डाल दो, ए की वैल्यू जीरो रखोगे तो ये वाला टर्म पूरा क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट। ठीक है ना, तो लाइफ टाइम क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट। इसका क्या मतलब हुआ कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कभी खत्म नहीं होता है, 99.9999% हो जाएगा
लेकिन 100% खत्म कभी नहीं होगा। टेंडिंग टू कंप्लीशन होगा लेकिन 100% कंप्लीट कभी भी नहीं होता है। जितना हुआ उसका आधा, जितना हुआ उसका आधा, पॉइंट्स में जाता चला जाएगा लेकिन 100% खत्म कभी नहीं होता है ना। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन नेवर रीचेस टू कंप्लीशन, ये भी एक स्टेटमेंट है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन रीचेस टू कंप्लीशन, उसके करस्पॉन्डिंग जो टाइम है वो हम निकाल सकते हैं, कितना, A0/K, है ना। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के कंप्लीशन का टाइम कैलकुलेट नहीं किया सकता है, इट इज इनफाइनाइट। ठीक है, इसलिए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का जब ग्राफ बनाओगे आप कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का, तो कितना भी टाइम आगे हो जाए कंसंट्रेशन कभी भी रिएक्टेंट का जीरो तो नहीं होगा, तो वो घटेगा लीनियरली एक्सपोनेंशियली, जैसे भी घटेगा, और घटेगा तो वो कभी भी टाइम वाले एक्सिस पे कट नहीं करेगा। किसके लिए, फर्स्ट ऑर्डर के लिए। अब घटेगा कैसा, लीनियरली एक्सपोनेंशियली, एक्सपोनेंशियली घटेगा। हमने देखा ही है कि जो रिलेशन है वो क्या है, एक्सपोनेंशियल डिक्रीज दिखा रहा है, तो एक्सपोनेंशियली घटेगा और कभी भी एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा। ठीक है, इट नेवर रीचेस टू कंप्लीशन। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के ग्राफ्स, किसी भी रिएक्शन के अगर ग्राफ्स देखने हैं तो हमको सारे इक्वेशंस अगर पता है तो ग्राफ बता सकते हैं। तो पहले तो इक्वेशंस ही लिख लेते हैं। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के कौन कौन से एक्सप्रेशंस हमको पता है। एक तो हमको पता है R=K(A)(1) या -dA/dt। ठीक है, दूसरा log A = log A0 - KT/2.303, इसी को ln के टर्म्स में भी लिख सकते हैं। और एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म था A = A0 e KT। फिर एक t वाला एक्सप्रेशन भी है, t = 2.303/K log to the base 10 A0/A। फिर एक t½ 0.693/K और t लाइफ टाइम इनफाइनाइट। यही सारे एक्सप्रेशंस है फर्स्ट ऑर्डर के, यानी फर्स्ट ऑर्डर आते ही ये सारे एक्सप्रेशंस दिमाग में फटाफट आ जाने चाहिए। अब जो भी ग्राफ होगा वो इनमें से किसी न किसी इक्वेशन से रिलेट करके बन रहा होगा। चेक करते हैं, रेट वर्सेस ए का ग्राफ, रेट और ए का ग्राफ कौन से इक्वेशन से सॉल्व होगा, पहले इक्वेशन से सॉल्व हो जाएगा। स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन विद अ पॉजिटिव स्लोप, स्लोप की वैल्यू k। ठीक है, दूसरा रेट वर्सेस टाइम का ग्राफ, रेट वर्सेस टाइम का कोई डायरेक्ट रिलेशन है नहीं, टाइम का ए के साथ रिलेशन है, टाइम का ए के साथ रिलेशन है और ए का रेट के साथ रिलेशन है। तो ए जो है वो टाइम के साथ एक्सपोनेंशियली कम हो रहा है, ए अगर एक्सपोनेंशियली कम होगा तो रेट भी एक्सपोनेंशियली कम होगा। समझ में आएगी बात, ए जो है वो टाइम के साथ एक्सपोनेंशियली कम हो रहा है, ए जब एक्सपोनेंशियली कम होगा, ये कम होगा एक्सपोनेंशियली तो ये भी कम होगा एक्सपोनेंशियली। तो रेट और टाइम का ग्राफ जो होगा वो एक्सपोनेंशियल डिक्रीज दिखाएगा, ए डिक्रीज द टाइम बाय रिलेशन दिस, और रेट जो है वो ए के प्रोपोर्शनल है, इसलिए क्या होगा, एक्सपोनेंशियली घटता हुआ दिखेगा, इस तरह का ग्राफ आएगा। ठीक है, तो समय के साथ रेट घटता जाएगा, रेट कभी भी जीरो होगा नहीं, क्योंकि कंसंट्रेशन जीरो नहीं होगा कभी भी, तो रेट भी कभी भी जीरो नहीं होगा, टाइम के पैरेलल चला जाएगा। ठीक है, तीसरा लॉग ए वर्सेस टाइम का ग्राफ, लॉग ए वर्सेस टाइम का ग्राफ, स्ट्रेट लाइन विद नेगेटिव स्लोप और इंटरसेप्ट वाई एक्सिस पे log A0 और स्लोप क्या हो जाएगा -K/2.303, है ना। ये सारी चीजें कहां से आ रही, इक्वेशन से आ रही हैं। फिर log E वाला भी वैसा ही हो जाएगा, बस स्लोप क्या हो जाएगा, इसमें स्लोप चेंज हो जाएगा, बस स्लोप ही चेंज नहीं, ग्राफ तो बिल्कुल वैसा ही होगा। log A की जगह ln A लिख दिया बस, तो ग्राफ तो सेम ही होगा, वहां पे log A है यहाँ पे ln A है, तो ग्राफ तो सेम ही होगा, बस स्लोप क्या हो जाएगा -K, स्लोप शिफ्ट हो जाएगा -K। मतलब कभी कभी से क्वेश्चन क्या बन सकता है, आपको ऐसा ग्राफ दे दिया गया है ना, ऐसा ग्राफ दे दिया, या थीटा की कुछ वैल्यू दे दिया, आपसे पूछ लेगा व्हाट इज द रेट कांस्टेंट फॉर दिस रिएक्शन, पूछ सकता है। ये ग्राफ दे दिया, थीटा की वैल्यू दे दी, है ना, यहाँ पे लिख दिया माइनस, अब यहाँ पे लिख दिया 45 सपोज, ठीक है, यहाँ पे लिख दिया 45 डिग्री, तो थीटा की वैल्यू आपको पता है, थीटा की वैल्यू पता है तो स्लोप आ जाएगा। वो जो स्लोप होगा वो के नहीं है, यहाँ पे 2.303 का भी फैक्टर है जिससे आपको उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। समझ आ गई बात। और ये वाला ग्राफ जो दिया है इसका स्लोप डायरेक्टली के हो जाएगा, इसलिए ध्यान रखेंगे log 10 बेस 10 है या नेचुरल लॉग है, ये भी ध्यान रखना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। तो ऐसे ग्राफ से भी के का डाटा आपको पूछा जा सकता है। फिर ए वर्सेस टाइम का ग्राफ, एक्सपोनेंशियल डिक्रीज देखी दी हमने कि एक्सपोनेंशियली घटेगा, ठीक है। T½ और A0 का ग्राफ पैरेलल टू एक्स एक्सिस, है ना। T½ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन डू नॉट डिपेंड्स ऑन इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। क्वेश्चन करिए।
ऑप्शन सी आ गया, आ गया। क्या करना है हमको, इंटीग्रेटेड रेट, दो तरीके इसको करने के। कौन से दो तरीके हैं, कौन से दो तरीके, एक ही तरीके से किया, फॉर्मूला लगाया सीधा सीधा, t इक्वल टू 2.303/k log टू द बेस 10 a नॉट बाई ए नॉट कितना है 800 और a कितना है 50, है ना। डिफरेंस मतलब रेशियो आ जाएगा 16 का, तो 16 का लॉग ले लेना है ना, 4 log 2, बस मल्टीप्लाई कर देना, आ जाएगा। एक तो तरीका ये हो गया फॉर्मूले से लिखना, यही तरीका है करने का, है ना। इस पर्टिकुलर डेटा पे दूसरा भी एक तरीका अप्लाई हो सकता है, कौन सा, टी हाफ वाला। टी हाफ वाला 800 से 50 होने में, 800 से 400, 400 से 200, 200 से 100 और 100 से 50, 1 2 3 4, 4 टी हाफ लग रहे हैं, 4 टी हाफ लग रहे हैं। के दिया हुआ है, के दिया है क्या, अच्छा के ही तो निकालना है ना, टी आपको दे दिया, यानी 4 टी हाफ। टोटल टाइम जो है वो किसके बराबर है, 4 टी हाफ के बराबर है। टोटल टाइम जो दिया है वो क्या है, 4 टी हाफ के बराबर है, तो इसे टी हाफ आ जाएगा, और टी हाफ आ गया तो क्या आ जाएगा। समझ आ गई बात। इस पर्टिकुलर डेटा पे ये वाला तरीका वैलिड है, हर बार वो इसी टर्म्स में आ जाए ये जरूरी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 800 से 50 दिया हुआ है, इसलिए हो गया इससे, है ना। अगर 800 से 50 ना दे करके मान लो 800 से 60 दे देता, तब होता क्या, नहीं, तब इस तरीके से नहीं होता, फिर तो आपके पास ये एक्सप्रेशन नहीं रहता। समझ आ गई बात। तो टी हाफ वाले डेटा से भी ऐसे क्वेश्चंस हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द डेटा। ठीक है, ये क्वेश्चन और करिए। अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 20% कंप्लीटेड इन 5 मिनट्स, 60% कंप्लीट होने के लिए कितना टाइम लगेगा। 20% होने में तो उसको 5 मिनट लग रहा है। क्या यहाँ पे यूनिटरी मेथड लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते हैं। लॉग को काटने में कुछ गड़बड़ कर रही है, नहीं। ट्वेंटी मिनट्स, कितना आया, नहीं आ रहा है क्या, कितना आया, ऑलमोस्ट नहीं, एग्जैक्ट 20 आएगा, एग्जैक्ट 20 आएगा। भाई आपके पास यही एक्सप्रेशन है ना। आपको पहले आपको क्या दिया है कि 20% कंप्लीट हुआ, 20% कंप्लीट हुआ मतलब अगर ये 100 है तो ये कितना 80, 20% कंप्लीट हो गया, नहीं बता कितना 80। तो आपको ये पता है, ये भी पता है और ये भी पता है, तो यहां से क्या निकल जाएगा के, यहां से के निकाला, उस के को आप दूसरे एक्सप्रेशन में डाल दिए, उसके लिए के पता है, इसको 100 रखोगे, उसको क्या रखोगे 60% कंप्लीट होने 40। एक तो तरीका ये है कि एक एक्सप्रेशन से के निकाले दूसरे में डाले, और दूसरा तरीका क्या है, आप दो एक्सप्रेशंस बनाइए और के को कैंसिल कर दीजिए,
दो एक्सप्रेशन बनाइए और के को कैंसिल कर दीजिए। तो भाई हमारे पास दो एक्सप्रेशन जो बनेंगे वो किस तरह के हैं, एक तो बना 5 मिनट लगा कितना 100 से 80 होने में, और दूसरा टी टाइम लग रहा है कितना 100 से 40 होने में। इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दीजिए, के वाला टर्म तो कैंसिल ही हो जाएगा ना, यहां से निकाल के इसमें डालें, बेटर है कि उसको कैंसिल कर दें। बस जब आप ये करोगे डिवाइड करने वाला, तो बस लॉग वाले टर्म्स को डिवाइड मत कर देना, ये गड़बड़ नहीं होनी चाहिए कि आपने इसको पूरा डिवाइड कर दिया। समझ आई बात, ये ध्यान रखना है बस, बाकी कहीं कोई गड़बड़ होने का चांस नहीं है। तो ये क्या हो गया log 10 माइनस log 8, और नीचे क्या हो गया log 10 माइनस log 4। तो log 10 माइनस log 8 कर दिया, इधर log 10 माइनस log 4 कर दिया, आगे आपको रेशियो सॉल्व करके। ठीक है, अब एग्जैक्टली 20 मिनट्स आ जाएगा। ठीक है, अच्छा तुमने क्या लिया था 0.301 0.301 ले लिया, ठीक। क्लियर, ऋषि कहाँ अटक गया था, ब्लॉक को काट दिया था डायरेक्ट, हाँ फिर अच्छा यहां तक पहुंच गया था, आगे बढ़े। ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए कि 75% रिएक्शन कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा, 2 टी हाफ। ये तो हमें वैसे भी दिख रहा है 100 से 50 में टी हाफ, 50 से 25 हुआ तो फिर से टी हाफ। तो जब 100 से 25 हुआ मतलब कितना परसेंट रिएक्शन हो गया, 75%। 100 से 50 रह गया मतलब 50% रिएक्शन हो गया, 50 रिएक्ट करके 25 हो गया मतलब ओवरऑल कितना परसेंट रिएक्शन खत्म हो गया, 75%। तो 100 से 25 होना मतलब 75% रिएक्शन हो गया। इस प्रोसेस में कितना टाइम लग रहा है, 2 टी हाफ लग रहा है या नहीं, एक टी हाफ यहां लग रहा है और एक टी हाफ यहां लग रहा है। ये तो है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, जितने देर में 100 से 50 होगा उतनी देर में 100 से 50 से 25 होगा। तो 75% रिएक्शन खत्म होने में कितना टाइम लग रहा है, 2 टी हाफ। अब इसको पेपर पे कैसे प्रूव करें, पेपर पे कैसे प्रूव करें, ऐसे एरो बना के तो प्रूव करेंगे नहीं, पेपर पे कैसे प्रूव करें। तो भाई टी 75% को हमने डिकोड किया, टी 75% का क्या मतलब हुआ, ए नॉट अगर 100 है तो ए कितना हुआ 25, ये तो हुआ ए नॉट अगर 100 है तो ए क्या है 25। यानी अगर इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन को आप ए नॉट ले रहे हो तो फाइनल कॉन्सेंट्रेशन क्या लोगे, ए नॉट बाई 4, यही मतलब हुआ। टी 50% के लिए फाइनल कॉन्सेंट्रेशन ए नॉट बाई 2, और टी 75% के लिए फाइनल कॉन्सेंट्रेशन क्या हुआ, ए नॉट बाई 4, यही तो हुआ। 3/4 आपको बहुत बार पूछता है टी 3/4 बताइए, इसका क्या मतलब हुआ, 75% रिएक्शन हो गया तो बचा कितना, ए नॉट बाई 4। समझ आ गई बात, बस उसको रखना है ध्यान से। ठीक है, तो अब आपके पास दो एक्सप्रेशंस बनेंगे, एक इसका टी हाफ का और एक बनेगा टी 75% का। टी हाफ का एक्सप्रेशन बनाओगे तो ए नॉट बाई 2, और टी 75% का बनाओगे तो ए नॉट डिवाइड बाई ए नॉट बाई 4, यही दो एक्सप्रेशंस बनेंगे। बस डिवाइड कर दो दोनों एक्सप्रेशंस को, क्या होगा log 2 और नीचे log 4, log 4 मतलब 2 log 2, 2 log 2, तो log 2 और 2 log 2 में log 2 कैंसिल हो जाएगा तो 1/2, तो टी 50% कितना आ जाएगा, टी 75% आ जाएगा 2 टी 50%। ठीक है, अब आप मुझे ये वाला क्या दिख रहा है, ये 99.9% होने में 10 टी हाफ लगते हैं, प्रूव हो जाएगा कि नहीं, 99.9% होने में 10 टी हाफ लगते हैं। क्या करना पड़ेगा, टी हाफ का एक्सप्रेशन बनाओगे तो ए की वैल्यू क्या होगी, ए नॉट बाई 2 है ना, या इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन को मान लो ए नॉट को तुमने 100 मान लिया, ठीक है, तो टी 50% के लिए ए कितना हो जाएगा 50, और टी 99.9% के लिए ए कितना हो जाएगा 0.1। अगर 100 लिया है टोटल कंसेंट्रेशन, तो इनिशियल अगर 100 लिया है 50% के लिए ए कितना बच गया 50, और 99.9% कंप्लीशन हो गया तो बच कितना गया 0.1। ऐसे करके आप दो एक्सप्रेशंस बना लोगे, है ना। एक एक्सप्रेशन तो आपका ठीक है, दो एक्सप्रेशन बनेंगे, एक एक्सप्रेशन तो ऐसा बन गया, दूसरा एक्सप्रेशन क्या बनेगा, तो ये क्या हो जाएगा 10^3, ये क्या आ गया 2 log 2 की वैल्यू 0.3 और 10^3 की वैल्यू 3,
0.3/3 कितना हो गया 1/10, आ गया रिलेशन हमारा। T99.9% इज इक्वल टू 10 टी हाफ। ठीक है, समझ आ गई बात। वैसे ही ये 2-3 इक्वेशंस हैं जो आपको याद होने चाहिए, है ना। T25% कितना होता है 0.415, T50%। 87.5 के लिए 3 टी हाफ, मतलब 75%, 25 से क्या होगा 12.5, 100 से 50, 50 से 25, 25 से 12.5। तो जब 100 से 12.5 पहुंचा तो एक्चुअली रिएक्शन कितना हो गया 87.5%। तो 87.5% होने के लिए कितना टी हाफ लग रहा है 3 टी हाफ। स्ट्रेट क्वेश्चन इस पे आ चुका है, कई बार आ चुका है 87.5% वाला। तो ठीक है, तो 87.5% होने में 3 टी हाफ लगता है। क्लियर। इक्वेशन वही है जिससे आपके ये सारे क्वेश्चन सॉल्व होने हैं, टी वाला एक्सप्रेशन। तो जब भी कॉन्सेंट्रेशन और टाइम को रिलेट करना है तो आपको इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन यूज करना पड़ेगा। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के कुछ एग्जांपल्स, मतलब अगेन कुछ ऐसे रिएक्शंस जो हमेशा अंडरस्टूड हो कि अगर ये लिख दिया मतलब वो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स आपको अप्लाई करना है, कुछ और सोचना ही नहीं है। वो क्या चीज है, जैसे रेडियो एक्टिव डीके। अगर कोई रेडियो एक्टिव रिएक्शन की बात हो रही है, चुपचाप आपको समझ जाना है कि फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स से दिमाग लगाना ही नहीं है। ठीक है। दूसरा, अगर बैक्टीरियल ग्रोथ या डीके की बात हो रही है तो वहां पे भी फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। इन्वर्जन ऑफ केन शुगर, इन्वर्जन ऑफ केन शुगर मतलब केन शुगर की हाइड्रोलिसिस, मतलब सुक्रोज की हाइड्रोलिसिस। इन्वर्जन ऑफ केन शुगर, केन शुगर मतलब क्या सुक्रोज, है ना। सुक्रोज जब हाइड्रोलाइज होता है तो उसका ऑप्टिकल रोटेशन क्या होता है इन्वर्ट हो जाता है। सुक्रोज जो होता है वो डेक्स्ट्रोरोटेटरी होता है, उसकी हाइड्रोलिसिस से जो ग्लूकोज और फ्रक्टोज का मिक्सचर होता है दैट मिक्सचर इज फाउंड टू बी लीवोरोटेटरी। इसलिए सुक्रोज के हाइड्रोलिसिस को हम क्या बोलते हैं इन्वर्जन ऑफ शुगर। ठीक है ना। तो सुक्रोज का क्योंकि उसका रोटेशन चेंज हो जा रहा है इसलिए उसको हम क्या बोलते हैं इन्वर्जन। ठीक है। तो एनीवेज इन्वर्जन ऑफ केन शुगर का सीधा सीधा मतलब क्या है हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज। तो सुक्रोज की हाइड्रोलिसिस रिएक्शन जो है वो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करती है ना, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। तो कहीं भी अगर सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस लिखा है तो सीधा कौन सा काइनेटिक्स अप्लाई करना है आपको फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। ठीक है। एस्टर की हाइड्रोलिसिस लिखा है, एस्टर हाइड्रोलाइज होकर के एसिड और अल्कोहल में कन्वर्ट होना है, तो आपको अंडरस्टूड है कि इट इज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। N2O5 का डिसोसिएशन और H2O2 का डिसोसिएशन, H2O2 का डिसोसिएशन और N2O5 का डिसोसिएशन, ये कुछ रिएक्शंस आपको अपने दिमाग में बिठा लेना है कि अगर ये रिएक्शंस दिए हैं तो जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन में आपको बताया जाएगा कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। ठीक है। कोई इंफॉर्मेशन ना दिया होगा, बस इतना ही दिया होगा, आपको समझ जाना है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, आपको सीधे सीधे फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स वहां पे अप्लाई कर देना है। क्लियर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स है। जीरो ऑर्डर के लिए क्या बताया था फोटोकेमिकल रिएक्शन और एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन, है ना। और यहाँ पे ये सारे रिएक्शन जो है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। सेकेंड ऑर्डर मैंने बताया था बार बार कि आपको एग्जाम में क्या पूछा जाता है मेनली जीरो और फर्स्ट। सेकेंड ऑर्डर का थोड़ा सा मैं आपको बता दे रही हूँ कि करना क्या। एक्चुअली आपको पता है क्या करना है, दो एक्सप्रेशन लिखने हैं। कौन कौन सा, एक रेट एक्सप्रेशन और एक डी/dt, दोनों को इक्वेट करना और इंटीग्रेट कर देना है, आपको एक्सप्रेशन मिल जाएगा, है ना। तो सेकंड ऑर्डर के लिए अगर बात करें तो रेट ऐसा होगा, ये रेट लॉ एक्सप्रेशन है। ठीक है। ग्राफ बनाएंगे तो रेट और ए के बीच में कैसा ग्राफ होगा एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होता हुआ ग्राफ होगा, है ना। एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होगा, पैराबोलिक ग्राफ आएगा। क्लियर है। ये तो ग्राफ की बात हो गई। ठीक है। अब इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन बनाना है, यानी समय के साथ ए का कॉन्सेंट्रेशन कैसे चेंज हो रहा है। कभी भी समय के साथ अगर कॉन्सेंट्रेशन का चेंज आया तो इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन। तो आपके पास दो ही काम करना है, क्या करना है, दोनों इक्वेशंस लिखने हैं, दोनों इक्वेशंस को इक्वेट करना है और इक्वेट करके इंटीग्रेट करना है। जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो आपका इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन 1/k 1/a माइनस 1/a नॉट, 1/k तो हमेशा ही नीचे ही आ रहा था, है ना। 1/a माइनस 1/a नॉट, ये आपका क्या हो गया इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। तरीका क्या है, ये दो एक्सप्रेशंस, इन दो इक्वेशन को इक्वेट किया, इक्वेट करने के बाद इंटीग्रेट किया। दिस इज कॉल्ड एज इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है। अब बताओ टी हाफ की बात करें तो क्या होगा, टी हाफ मतलब इसको क्या रखना पड़ेगा A0/2, बस यही करना पड़ेगा। इसको क्या रखना पड़ेगा A0/2। ठीक है। तो अब इसको सॉल्व कर दोगे तो टी हाफ का एक्सप्रेशन भी आ जाएगा आपका। ठीक है। ग्राफ बना लेंगे क्या, कैसा आएगा ग्राफ 1/a और t का,
1/a और t का ग्राफ, 1/a और t का ग्राफ कैसा दिख रहा है? लीनियर विथ पॉजिटिव स्लोप। भाई a का कॉन्सेंट्रेशन तो समय के साथ घटेगा, चाहे 0 ऑर्डर हो, चाहे फर्स्ट ऑर्डर हो, चाहे सेकंड ऑर्डर, a का कंसंट्रेशन समय के साथ घटेगा। तो ये ग्राफ कैसा है? 1/a का। तो 1/a क्या होगा? समय के साथ बढ़ेगा, तो लीनियर होगा विद पॉजिटिव स्लोप। और क्या ओरिजिन से शुरू होगा? नहीं, इंटरसेप्ट 1/a0 से शुरू होगा। ठीक है, कुछ इस तरह का ग्राफ आएगा। किसके लिए? सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए, है ना। 0 ऑर्डर का कैसा ग्राफ होता है? a वर्सेस टाइम का ग्राफ कैसा होगा? नेगेटिव। a वर्सेस टाइम का ग्राफ नेगेटिव स्लोप, स्ट्रेट लाइन विद नेगेटिव स्लोप। फर्स्ट ऑर्डर के लिए लॉग a वर्सेस टाइम का ग्राफ स्ट्रेट लाइन विद नेगेटिव स्लोप, और a वर्सेस टाइम का ग्राफ एक्सपोनेंशियल डिक्रीज। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए 1/a वर्सेस टाइम का ग्राफ स्ट्रेट लाइन विद पॉजिटिव स्लोप। a तो घटेगा तो 1/a क्या होगा? बढ़ेगा। तो इट इज अ स्ट्रेट लाइन विद पॉजिटिव स्लोप। ठीक है, टी हाफ निकालें तो बस a की जगह क्या रखना आपको? a0/2। तो क्या हो जाएगा? ये सॉल्व हो जाएगा, तो 1/k 1/a0, 1/k इंटू 1/a0। तो अब बताओ टी हाफ 0 ऑर्डर के लिए a0 पर डिपेंड कर रहा था क्या? टी हाफ 0 ऑर्डर के लिए a0 पर डिपेंड कर रहा था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। फर्स्ट ऑर्डर के लिए नहीं कर रहा था, सेकंड ऑर्डर के लिए नीचे चला गया डिनोमिनेटर में। 0 ऑर्डर में a0 टी हाफ के न्यूमरेटर में था, फर्स्ट ऑर्डर में था ही नहीं, सेकंड ऑर्डर में डिनोमिनेटर में चला गया। 1/k तो सब जगह ही था, 1/k तो सब जगह ही था, है ना। 0 ऑर्डर में क्या था? a0/2k, k नीचे ही था। फर्स्ट ऑर्डर में k नीचे था, a नहीं था लेकिन k नीचे था। सेकंड ऑर्डर में भी k नीचे ही है ना। 0 ऑर्डर में a0 ऊपर था, फर्स्ट ऑर्डर में है ही नहीं, सेकंड ऑर्डर में a0 नीचे आ गया। ठीक है ना, तो a0 पे डिपेंड तो कर रहा है, उल्टा हो रहा है यहाँ पे, यानी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है तो टी हाफ क्या हो रहा है? कम हो रहा है। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने पे हाफ लाइफ क्या हो रहा है? कम हो रहा है। ठीक है ना, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने पे हाफ लाइफ कम हो रहा है। क्यों? हमें पता भी है कि कंसेंट्रेशन जितना ज्यादा डाल रहे हो रिएक्शन उतना फास्ट होने लग रहा है, तो हाफ लाइफ क्या होगा? कम होगा। तो हमें पता है रेट ऑफ रिएक्शन इज एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग, यानी जितना ज्यादा आप कंसेंट्रेशन ले रहे हो रिएक्शन उतना फास्ट हो रहा है ना। आपने 5 मोल से शुरू किया तो रिएक्शन का रेट अलग था, है ना। आपने 20 मोल से शुरू किया तो रिएक्शन ऐसा नहीं कि उसी स्पीड से बढ़ रहा है, उसी के लीनियरली एक्सपोनेंशियली बढ़ रहा है। तो 20 मोल से शुरू किया तो रिएक्शन बहुत तेज बढ़ने लग गया, बहुत तेज बढ़ने लगा, यानी अब उसको आधा होने में कम टाइम लगेगा। समझ में आ रही बात? फील आ रहा है? सेकंड ऑर्डर रिएक्शन मतलब वो कंसंट्रेशन चेंज के साथ एक्सपोनेंशियली बढ़ रहा है, तो उसको आधा होने में भी कम टाइम लगेगा। समझ आ गई बात? ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन ही बहुत तेज बढ़ जा रहा है, तो आधा होने में क्या होगा? कम टाइम लगेगा। तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन जितना ज्यादा होगा टी हाफ उतना कम होगा। तो कहीं ना कहीं आपको समझ में आना चाहिए, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने से टी हाफ कम होना, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने से टी हाफ कम हो रहा है, मतलब सेकंड ऑर्डर होगा या थर्ड ऑर्डर होगा। 0 तो फर्स्ट ऑर्डर तो होना ही नहीं है। 0 ऑर्डर होगा तो क्या होगा? इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है तो टी हाफ भी बढ़ रहा है। जितना ज्यादा चीज बढ़ा रहे हो, भाई सीधी सी बात है कि रेट ऑफ रिएक्शन अमाउंट पर डिपेंड ही नहीं कर रहा है, एक फिक्स रेट से चल रहा है, अमाउंट पर डिपेंड नहीं कर रहा है। तो 10 मोल सामान लोगे तो उसको आधा होने में कम टाइम लगेगा, 50 मोल सामान लोगे तो उसको आधा होने में ज्यादा टाइम लगेगा। तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाओगे तो टी हाफ बढ़ेगा, मतलब 0 ऑर्डर। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन चेंज करने से टी हाफ चेंज नहीं हो रहा है, मतलब फर्स्ट ऑर्डर। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने पर टी हाफ घट रहा है, मतलब सेकंड थर्ड कुछ भी हो सकता है, पर 0 या फर्स्ट तो नहीं होगा। समझ आ रही है बात? तो ये हमने निकाला सेकंड ऑर्डर के लिए। ऐसे थर्ड ऑर्डर आगे की चीजें आप कर सकते हो बिल्कुल वैसे ही, है ना। सेकंड ऑर्डर के आगे आता भी नहीं है कभी, ठीक है। सेकंड ऑर्डर के आगे अगर आएगा तो क्या ही आएगा, बस पूछने के लिए कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, उसी की बात करने जा रहा है, डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। गिवन डेटा से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे प्रेडिक्ट करते हैं? तो किसी गिवन डेटा से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन प्रेडिक्ट करने के 4 तरीके होते हैं। एक तो हाफ लाइफ मेथड, दूसरा होता है ग्राफिकल मेथड, तीसरा होता है इंटीग्रेटेड रेट लॉ मेथड, और चौथा होता है इनिशियल रेट मेथड। ये 4 तरीके हैं जिससे हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन प्रेडिक्ट कर सकते हैं, जो हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। कि इन चारों में से किसी एक प्रोसेस, किसी एक मेथड से रिलेटेड डेटा दिया होगा, आपको ओवरऑल निकालना क्या एट द एंड? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा, जिसमें ये वाला मेथड हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं।
इनिशियल रेट मेथड टू फाइंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन दिया था ना, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ए का दिया था, बी का दिया था, रेट दिया था, फिर ए का, बी का और रेट अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन दिए थे, हमने कंक्लूड करके निकाला था, पिछली क्लास में किया था। ये वाला मेथड तो ऑलरेडी कवर्ड। अब ये 3 मेथड और है। हाफ लाइफ मेथड से रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकालेंगे? सबसे इंपॉर्टेंट तो है कि हम क्वेश्चन देख के पहचान पाए कि हमको करना क्या है, क्या डेटा दिया है, किस तरह का डेटा दिया होगा कि हमको ये मेथड यूज करना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यही है ना कि किस तरह का डेटा दिया है जिससे हमको पता चले कि ये वाला मेथड हमें यूज करना है। ठीक है, तो हाफ लाइफ मेथड की बात करें तो 0 ऑर्डर का हाफ लाइफ अभी हमने पढ़ा है, फर्स्ट ऑर्डर का, 0.6 सेकेंड ऑर्डर का। यहां से कोई कंक्लूजन निकालो जरा, टी हाफ का इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पे क्या डिपेंडेंस है? हाँ, इनवर्सली तो नहीं है, ए नॉट रेज टू 1 माइनस एन है ना। टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए नॉट रेज टू 1 माइनस एन। अब देखो n की वैल्यू 0 तो ए नॉट के प्रोपोर्शनल, n की वैल्यू 1 तो 0 हो गया टर्म, 1 हो गया टर्म, और n की वैल्यू 2 तो नीचे चला आया। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए नॉट रेज टू 1 माइनस एन। ठीक है, ये याद रखना है आपको, ए नॉट रेज टू 1 माइनस एन। इधर क्या है? टी हाफ, हाफ लाइफ किसी भी ऑर्डर का रिएक्शन हो, चाहे 0 हो, फर्स्ट हो, nth ऑर्डर, किसी भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए नॉट रेज टू 1 माइनस एन। ये दिमाग में रखना है आपको। ठीक, अब कैसा डेटा दिया होगा जिसमें आपको ये क्वेश्चन अप्लाई करना है? डेटा क्या दिया होगा आपको? इनिशियल कॉन्सेंट्रेशंस के डेटा दिए होंगे और टी हाफ दिए होंगे। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन इतना लिया तो टी हाफ इतना था, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन इतना लिया तो टी हाफ इतना है ना। अलग अलग इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन और उसके करस्पॉन्डिंग टी हाफ के डेटा दिए होंगे। ठीक है ना। दिस मेथड इज यूज्ड व्हेन वेरियस वैल्यूज ऑफ ए नॉट एंड वेरियस वैल्यूज ऑफ टी हाफ इज गिवन। समझना, ए नॉट क्या बता रहा है? इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। एक जो ये वाला मेथड है, थर्ड वाला मेथड, इंटीग्रेटेड रेट लॉ मेथड, उसमें भी कंसेंट्रेशन और टाइम का ही डेटा दिया होता है। डिफरेंस क्या है? यहां पर टाइम सारे क्या दिए हुए? टी हाफ, और कंसेंट्रेशन सारे क्या दिए हुए हैं? इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। यानी अलग अलग सेटअप है। एक सेटअप अलग है जिसमें इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ये था तो टी हाफ ये आया, एक दूसरा सेटअप लिया जिसमें इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ये लिया तो टी हाफ चेंज हो गया, तीसरा सेटअप लिया, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ये है लिया तो टी हाफ इतना हो गया। ठीक, और एक दूसरे तरह का डेटा देता है जिसमें क्या देता है आपको कि एट टी इज इक्वल टू 0 कंसेंट्रेशन ये था, एट टी इज इक्वल टू 5 सेकंड्स कंसेंट्रेशन ये हो गया, एट टी इज इक्वल टू 10 सेकंड्स कंसेंट्रेशन ये हो गया। इसका क्या मतलब हुआ? एक ही एक्सपेरिमेंट चल रहा है, अलग अलग टाइम पे कॉन्सेंट्रेशंस मेजर हो रहे हैं। डिफरेंस समझ में आ रहा है? एक ही एक्सपेरिमेंट में डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे अलग अलग जो कॉन्सेंट्रेशंस आ रहे हैं वो मेजर हो रहे हैं, है ना। तो वो फिर हाफ लाइफ मेथड से सॉल्व नहीं होगा। अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन पे अलग अलग टी हाफ आ रहा है तो ये हाफ लाइफ मेथड से सॉल्व होगा। और एक ही रिएक्शन में डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे जो कॉन्सेंट्रेशंस दिए हैं तो वो इंटीग्रेटेड रेट लॉ मेथड से सॉल्व होगा। ठीक है ना। अब क्वेश्चन देखते हैं एक आध। इस इक्वेशन के हिसाब से इसको टी हाफ 1, टी मतलब टी हाफ 1 बाई टी हाफ 2 क्या हो जाएगा? A1 बाई A2 रेज टू 1 माइनस 10। A1 इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, ये A2 भी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। टी हाफ 1 के करस्पॉन्डिंग इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन क्या है? A1। टी हाफ 2 के करस्पॉन्डिंग इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन क्या है? A2। तो अगर प्रोपोर्शनैलिटी है तो T1 बाई T2 क्या हो जाएगा? A1 बाई A2 रेज टू 1 माइनस n। क्वेश्चन करते हैं। The half life of decomposition of a compound is 20 minutes. When initial concentration of compound is doubled, the half life reduces to 10 minutes. Find order of reaction. इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन हम क्या कर रहे हैं? डबल कर रहे हैं, तो हाफ लाइफ आधा हो जा रहा है। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन डबल कर रहे हैं तो हाफ लाइफ आधा हो जा रहा है। अगर हमको फील आ गया तो हमारा आंसर यही हो गया, कुछ पेपर उठाने की जरूरत नहीं है। क्या है? सेकेंड ऑर्डर। समझ आ रही बात? इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन डबल किया तो हाफ लाइफ आधा हो जा रही है, मतलब सेकेंड ऑर्डर। ठीक है, पेपर पे कैसे करेंगे इसको? ये इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन आपका ए से 2A हुआ, ए जब था तो उसके करस्पॉन्डिंग हाफ लाइफ क्या था? 20। जब हमने इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 2A किया तो हाफ लाइफ क्या हो गया? 10। और कंसेंट्रेशन टू द पावर 1 माइनस n करना है। बस दोनों साइड 2 के पावर्स को कंपेयर कर लेना है, n की वैल्यू निकल के आ जाएगी क्या? 2। समझ में आई बात? पेपर पे तो ये करना पड़ेगा आपको। क्लियर? टी हाफ का आपको एक्सप्रेशन लिखना पड़ेगा कि टी हाफ जो है वो ए नॉट से ऐसा रिलेशन शो करता है। फिर आपको टी हाफ के करस्पॉन्डिंग, ये टी हाफ जब 20 है तो कंसेंट्रेशन हमने ए माना,
टी हाफ 10 हो गया जब हमने कंसंट्रेशन क्या लिया 2a, डबल किया तो टी हाफ क्या हो गया, आधा हो गया। ठीक है, ये हमारा इंफॉर्मेशन जो हमने इस क्वेश्चन से निकाला है, बस इसी इंफॉर्मेशन को यहाँ अप्लाई किया एंड वी गॉट द वैल्यू ऑफ NS2। ठीक है, तो जब इस तरह के क्वेश्चंस हो सकते हैं तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की वैल्यू 0 1 2 3 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अदरवाइज अगर इन डेप्थ जाकर ऑर्डर से क्वेश्चन पूछता है तो वो 0 या फर्स्ट से ही आता है। ठीक है, इसलिए सॉल्यूशन आ गया। ये बताओ, फॉर ए गैसियस रिएक्शन आपको कुछ इंफॉर्मेशन दिए हैं। अच्छा, कंसंट्रेशन की जगह प्रेशर भी दे सकता है गैसियस रिएक्शन के केस में, तो इनिशियल प्रेशर्स और टी हाफ की वैल्यू दी हुई है, इस बेसिस पे आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताना है। फर्स्ट ऑर्डर, भाई इनिशियल प्रेशर चेंज हो रहा है, बहुत चेंज हो रहा है, क्या टी हाफ चेंज हो रहा है? ऑलमोस्ट नहीं, ये तो एक्सपेरिमेंटल एरर मान सकते हैं, है ना। तो इनिशियल प्रेशर चेंज हो रहा है लेकिन टी हाफ चेंज नहीं हो रहा है, मतलब क्या है, फर्स्ट ऑर्डर, कोई कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है। पेपर पे दिखा सकते हैं कि नहीं दिखा सकते हैं? इसको दिखा सकते हैं ना, पेपर पे भी दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पावर्स बराबर करना होगा तो ओवरऑल वैल्यू क्या आनी चाहिए, 0। मतलब यहाँ पे अनइक्वल नंबर है और इधर वाला नंबर अलग है और उनको बराबर करना है तो पावर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। ठीक है, इस पूरे वैल्यू को क्या दिखाना है, 1 दिखाना है, तो पावर क्या आना चाहिए, 0 होना चाहिए, तभी वो वैल्यू 1 आएगी, है ना। यानी n की वैल्यू क्या होगी, 1। क्लियर, समझ आ गई बात? इसको एक्सपेरिमेंटल एरर ही मान सकते हो, और क्या। ऐसा डेटा दिया होता है इसलिए मैंने यही लिखा है, इसको एक्सपेरिमेंटल एरर आप मान सकते हैं कि थोड़ा सा चेंज हुआ है बस। ग्राफिकल मेथड, भाई आपको ग्राफ दिया होगा, ग्राफ के बेसिस पे फाइंड आउट करना होगा क्या ऑर्डर है। तो अगर a वर्सेस टाइम का ग्राफ ऐसा आ रहा है मतलब 0 ऑर्डर, log a वर्सेस टाइम का ग्राफ ऐसा आ रहा है मतलब फर्स्ट ऑर्डर, और 1/a वर्सेस टाइम का ग्राफ कुछ इस तरह का आ रहा है तो आपको समझ जाना सेकंड थर्ड फोर्थ कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे n-1 वाला टर्म देखना है, यानी 1/a⁻n-1 है तो ये क्या होगा, nth ऑर्डर। मतलब मान लो सेकंड ऑर्डर है तो n की वैल्यू क्या होगी 2, तो ये क्या हो जाएगा 1/a। तो 1/a का ग्राफ है तो क्या हो जाएगा सेकंड ऑर्डर, है ना। 1/a² का ग्राफ है मतलब थर्ड ऑर्डर। समझ आ गई बात? तो इस तरह से ग्राफ देख करके भी आपको पता चल सकता है कि 0 है, फर्स्ट है या सेकंड है, कैसा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। ठीक है, और लास्ट मेथड जो हमको सीखना है दैट इज इंटीग्रेटेड रेट लॉ मेथड। आप ध्यान से देखना, इसका डेटा कैसा दिया होगा, आपको अलग अलग टाइम पे T1 T2 T3 T4 डिफरेंट टाइम और उसके करस्पॉन्डिंग डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशंस दिए होंगे। क्या दिया होगा, बहुत सारे टाइम के वैल्यू भी दिए होंगे, बहुत सारे कॉन्सेंट्रेशन के वैल्यू भी दिए होंगे। पहले से क्या डिफरेंस है, वहां सारे इनिशियल कॉन्सेंट्रेशंस थे और सारे टी हाफ थे। यहाँ पे क्या है, डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे कॉन्सेंट्रेशन दिए, शुरू में इतना है, बाद में इतना हो गया, थोड़ी देर बाद और इतना हो गया, थोड़ी देर बाद और इतना हो गया, इस तरह की वैल्यूज दी हुई है। समझ में आ गई बात? तो ये कैसे सॉल्व होगा, इंटीग्रेटेड रेट लॉ मेथड से। ये क्या, हिट एंड ट्रायल मेथड। मतलब ऐसा कुछ फिक्स नहीं है, आपको हिट एंड ट्रायल मेथड यूज करना पड़ेगा। मतलब आप इस डेटा को किसी पर्टिकुलर ऑर्डर पे फीड करोगे, इस डेटा को किसी पर्टिकुलर ऑर्डर पे फीड करोगे। मतलब मान लिया कि 0 ऑर्डर है, थोड़ी देर के लिए अज्यूम कर लिया 0 ऑर्डर है, तो भाई इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन फाइनल कॉन्सेंट्रेशन दिया है, उसके करस्पॉन्डिंग टाइम मान लो अगर ये 0 है और ये 5 सेकंड है तो इस प्रोसेस में टाइम कितना लगा, 5 सेकंड। तो 5 सेकंड में कॉन्सेंट्रेशन A से A1 हो गया, तो उसे आप क्या निकाल सकते हो, K निकाल सकते हो कि नहीं, K निकाल सकते हो 0 ऑर्डर काइनेटिक्स से। फिर आपने क्या लिया, इसको इसके साथ कंपेयर कर दिया। अब मान लो ये है 8 सेकंड सपोज, मतलब 0 से 8 सेकंड, तो टाइम कितना ले लिया, 8 सेकंड। और अब कॉन्सेंट्रेशन इनिशियल A और फाइनल A2। अब क्या कर दिया, फिर से वही 0 ऑर्डर काइनेटिक्स का एक्सप्रेशन लगाया, K फिर से निकाला। मतलब किसी भी 2 सेट ऑफ डेटा से आपने क्या निकाला, K निकाला। अगर सेम रिएक्शन है, एक रिएक्शन A गिव्स प्रोडक्ट हो रहा है तो इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए K कांस्टेंट होगा या नहीं। अगर ये 0 ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करेगा तो K कांस्टेंट है, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करेगा तो पूरा ही तो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करेगा, यानी इस पूरे रिएक्शन के दौरान K की वैल्यू क्या होगी, कांस्टेंट होगी। तो चाहे 5 सेकंड बाद K निकाले, चाहे 10 सेकंड बाद निकाले, चाहे 20 सेकंड बाद निकाले, K की वैल्यू कांस्टेंट आनी चाहिए या नहीं। तो हम पहले 0 से 5 सेकंड के लिए K की वैल्यू निकाल लेंगे 0 ऑर्डर मानते हुए, फिर हम 0 से 10 सेकंड या 8 सेकंड के लिए K की वैल्यू निकाल लेंगे, अगेन वही 0 ऑर्डर मानते हुए। अगर दोनों K की वैल्यू सेम आ रही है मतलब ठीक है 0 ऑर्डर रिएक्शन है,
लेकिन पहले सेट ऑफ डाटा से अगर के की वैल्यू अलग आ रही है और दूसरे सेट ऑफ डाटा से के की वैल्यू अलग आ रही है, मतलब वो जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स नहीं है। तो आप क्या करोगे फिर, सेम फर्स्ट ऑर्डर वाले इक्वेशन से अगेन 2 बार के की वैल्यू निकालोगे, है ना, जीरो ऑर्डर वाले से। क्योंकि हमारे सिलेबस में मतलब हमारे क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं वो मोस्टली क्या आते हैं, जीरो फर्स्ट से आते हैं। तो पहले हम जीरो का फिर फर्स्ट का, या पहले फर्स्ट का फिर जीरो का, किसी भी दो को चेक कर लेंगे। अगर इन दोनों से नहीं होता है तो किस्मत खराब है, फिर सेकंड ऑर्डर के लिए भी चेक करना पड़ेगा। ठीक है, और जहां पर भी के की वैल्यू सेम आ जाए दो डेटा से तो वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो जाएगा। जैसे इस पे क्वेश्चन कुछ ऐसा आएगा, ए गिफ्ट प्रोडक्ट टाइप कोई रिएक्शन है, आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताना है। आपको बोल रहा है कि शुरू में ए का कॉन्सेंट्रेशन 50 था, 10 मिनट के बाद कितना हो गया 30, और 20 मिनट के बाद कितना हो गया 18। इसके बेसिस को आपको बताना है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा। सेकंड ही होगा। क्यों भाई, ऐसा क्यों लग रहा तुम्हें सेकंड ही होगा? जीरो तो नहीं होगा, डेटा ही बता रहा है भाई। 0 से 10 मतलब 10 सेकंड में अगर 20 है ना, तो 20 सेकंड में कितना होगा 40 का डिफरेंस आना चाहिए। जीरो ऑर्डर पे तो यूनिटरी मेथड अप्लाई करते हैं ना, तो जीरो ऑर्डर तो नहीं होगा, यही दिख गया। तो हम फर्स्ट ऑर्डर पे ही चेक कर लें सीधे। तो फर्स्ट ऑर्डर पे टी का एक्सप्रेशन लगाओ, समझ में आई बात। k इज इक्वल टू 2.303 बाई टी हमने रखा पहले क्या 10 सेकेंड, लॉग टू द बेस 10, a नॉट 50 और a कितना 30, ये एक एक्सप्रेशन आ गया। फिर दूसरा k का एक्सप्रेशन बताया हमने 2.303 बाई 20, इस समय a अगेन 50 और ये कितना हो गया 18, दो एक्सप्रेशन आ गया। दोनों एक्सप्रेशन से हम k की वैल्यू निकालेंगे, दोनों एक्सप्रेशन से k की वैल्यू क्या आ रही है, सेम आ रही है, मतलब क्या है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। समझ, हाँ सेम फ्रैक्शन के लिए सेम टाइम लग रहा है तो भी फर्स्ट ऑर्डर होगा। ठीक है ना, समझ आ गई बात। तो इसको क्या बोलते हैं, हिट एंड ट्रायल मेथड। ठीक है, मोस्टली जीरो फर्स्ट में से ही आपका आंसर आ जाता है। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन डिटरमाइन करने की बात। आज इतना ही। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन और टेम्परेचर डिपेंडेंस, आर्हेनियस इक्वेशन और थोड़ा सा मैकेनिज्म से रिलेटेड बात। ठीक है, तो ये नेक्स्ट क्लास में हमारा टारगेट रहेगा। लेट्स सी।